हाँ जी बच्चे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 9th। हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये पूरा 80 मार्क्स का पेपर है। जैसा क्वेश्चन पेपर हमें स्कूल में बन के आता है, ठीक है, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास वेरी फर्स्ट MCQ है इस पेपर में, उसमें हमें ये दे रखा है कि ये बोल रहे हैं कि एब्सिस ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन द। तो अगर अब्सिसा वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कि पॉइंट वाला आ गया, तो ये लगभग जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 3rd और 4th में से होगा। तो चैप्टर 3rd 4th में से हम लोग क्या करते होते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको अगर यहाँ पे बना के ड्रॉ करके देखें, यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे जो एक्स वाला नेगेटिव लेकिन वाई वाला पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, दूसरी बात, इस सब के बाद अब ये बोल रहे हैं अब शीशा की बात। अब शीशा होता है आगे वाला पॉइंट, एक पॉइंट होता है एक्स का और एक होता है वाई का। अब शीशा हम एक्स वाले को बोलते हैं। तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि आगे वाला पॉइंट पॉजिटिव कब कब है। एक तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है, और एक हमारे पास वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं कहाँ पे है, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि ऑप्शन ए में ही हमें दे रखा है। इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ए के ऊपर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द सेमी पेरीमीटर। देखिए, डिफरेंस ऑफ द सेमी पेरीमीटर, अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के जो हम पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ, जो सेमी पेरीमीटर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस के साथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, सेमी का होता है ए प्लस बी प्लस सी, फिर इसका हाफ कर दो तो वो सेमी बन जाता है हमारे पास। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि एस का हाफ, मतलब कि सेमी पेरीमीटर का हाफ, इसका डिफरेंस करना है इसके साइड्स के साथ। तो चलिए क्वेश्चन को शीट पे करके देखते हैं। जो हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर तो जो हमें मिला है दैट इज फर्स्ट MCQ का आंसर हमारा बन गया ए। अब हम सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोल दिया कि सेमी पेरीमीटर, देखिए अगर एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये गिवन दे रखी है, तो उसकी ये वाली साइड ए है, ये बी है, ये सी है। पेरीमीटर होता है पी, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। तो हमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनका डिफरेंस है सबका, मतलब कि सेमी पेरीमीटर और साइड का डिफरेंस। सेमी पेरीमीटर से पहली साइड माइनस करनी है, दूसरी साइड माइनस करनी है, और थर्ड साइड माइनस करनी है। जब हम इनमें से फर्स्ट साइड को माइनस कर रहे हैं, तो जो हमारे पास इसका आंसर है क्या, एक साइड है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देन फर्स्ट इज 8, डिफरेंस सेकंड डिफरेंस 7 है, उसके बाद 5 है। तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ में से हमको बस सिंपल सेमी पेरीमीटर मीन टू से बस एक एस की वैल्यू निकालनी है कि एस हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। ये असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिख लेते हैं, और यहाँ पे इन सबका प्लस कर देते हैं। 1 + 2 + 3, जब प्लस करेंगे बनेगा s - a प्लस s - b प्लस s - c, और इस तरफ आ जाएगा 8 + 7 + 5। तो ये बन गया हमारे पास 3s - a - b - c, ये बन गया 20 हमारे पास। ठीक है, तो 3s है यहाँ पे, 3s माइनस सब में से कॉमन निकालेंगे, a + b + c = 20। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, हमें सिंपल s की वैल्यू चाहिए। s तो यहाँ पे है, लेकिन उसके लिए a + b + c को हमें, मतलब कि इसका जो सोल्यूशन है वो निकालना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि s की वैल्यू होती क्या है, दैट इज a + b + c / 2 होती है। तो अब ये 2 को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनेगा 2s = a + b + c। तो ये हमारे पास 2s के इक्वल आ गया। अब ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 3s, a + b + c की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, दैट इज 2s = 20। तो s की वैल्यू 20 आएगी। तो मेरे हिसाब से जो हमारे पास सेकंड MCQ है उसका आंसर 20 आना चाहिए। हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि 20 है क्या हमारे पास। सेकंड MCQ में यहाँ पे रहा 20 हमारे पास, वो डी ऑप्शन में आ गया। तो वेरी गुड, तो मतलब कि हमारा सेकंड MCQ भी वो सॉल्व हो गया। अब थर्ड MCQ पे आते हैं। देखिए थर्ड MCQ पे इन्होंने हमें यहाँ पे एक डायग्राम दे रखी है, और ये चैप्टर 9 सर्कल से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। इसमें बोल दिया कि एंगल QPR, ये वाला जो एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल है दैट इज 50 डिग्री। इसको अगर जूम करके देखें तो ये वाला एंगल हमारे पास 50 डिग्री है। ठीक है,
तो हमें ये सेंटर वाला एंगल निकालना है, ये सेंटर वाला एंगल कितना आएगा। तो जो हमने थ्योरम्स की थी ना, उसमें वेरी फर्स्ट थ्योरम है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो सेंटर पे एंगल है वो डबल होता है और जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल है वो हाफ होता है। इसको हम 1 लिख लेते हैं। तो थ्योरम का मतलब क्या होगा कि जो एंगल 1 है वो क्या आएगा, वो 2 टाइम होगा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल 1 है। तो इस हिसाब से जो हमारा एंगल 1 है वो हमारे पास 100 डिग्री होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कहीं पे 100 है या नहीं है। तो ऑप्शन ए बी में तो नहीं है, बाकी सी डी में चेक कर लेते हैं एक बार कि अगर हमें उनमें मिल जाए। तो ये देखिए जो ऑप्शन सी है उस पर 100 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन थर्ड हमारे पास उसका जो आंसर है वो हमारे पास सी आ गया। थर्ड का आंसर आ गया सी। सेकंड का आंसर हम लोगों ने निकाल दिया था बाद में जाके डी क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास अभी फिलहाल 1 2 3 एमसीक्यू जो वो सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू में इन्होंने हमें बोला है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि एम एन एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी एंड बी सी। तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल में कि जहाँ पे भी मिड पॉइंट वाला सीन अगर आता है ट्रायंगल में तो वो लगभग जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। उसके कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या रिजल्ट आए थे कि अगर हमारे पास कभी भी कोई ट्रायंगल गिवन दे रखी है, ठीक है, उसमें बोला था कि अगर ये वाला मिड पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट मिड है, बी भी मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन की लंबाई है, ठीक है, ये वाली जिसके ये पैरेलल जा रही है, मतलब कि दो लाइनों के ऊपर, जैसे ए बी पॉइंट ये हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर है। रिजल्ट ये था कि पी क्यू के ऊपर एक मिड पॉइंट आ गया, क्यू आर के ऊपर एक मिड पॉइंट, पी आर के ऊपर मिड पॉइंट आ गया। और दो लाइन यूज़ कर ली जो यूज़ नहीं हुई। अब ये जब ये इन मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाएगा तो जो लाइन पहले रह गई थी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल होने के बाद दूसरी बात क्या होती है कि इसकी लेंथ हाफ होगी और इसकी लेंथ डबल होगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और इस एमसीक्यू को सॉल्व कर देंगे। अब इन्होंने हमें बोला है कि जो MP3 है, सॉरी MN3 है, देखिए MN कहाँ पे हमारे पास, वो ये रहा। M AB लाइन के ऊपर मिड पॉइंट है और N AC के ऊपर मिड पॉइंट है। क्योंकि हम इसको एज MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कुछ शॉर्टकट में सॉल्व करने की। तो अगर MN हमारे पास 3 है तो जिसके ये पैरेलल है तो BC हमारे पास 3 इंटू 2 करके 6 आना चाहिए। तो एक तो साइड हमारे पास 6 आनी चाहिए। दूसरी बात फिर ये बोल रहे हैं कि जो ए बी लाइन है हमारे पास, ठीक है, अब हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है जी, अब एन पी ये 3.5 है, देखते हैं एन पी कहाँ पे है, वो ये रहा। अब हुआ क्या होगा कि हमारे पास एक ये ऐसी ट्रायंगल है, ठीक है, इस ट्रायंगल में एन पी लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ पे पॉइंट एन है, ये यहाँ पे पॉइंट पी है। तो अगर ये वाली लाइन 3.5 है तो जो सामने वाली लाइन है वो 3.5 का डबल करेंगे हम लोग। ठीक है, 3.5 का हम डबल करेंगे तो वो बनेगा 7। तो एक 6 आ गई, एक 7 आ गई। नेक्स्ट 2.5 है, सिमिलरली इसको भी डबल करेंगे 2.5 को, जो हमारे पास एम पी लाइन है, ये एम पी है। ठीक है, इसको भी हम लोग डबल करेंगे। जब इसको डबल करेंगे तो हमारे पास जो दूसरी लाइन है उसका डबल करके ये बन जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर जिसमें 5 6 7, देखिए 5 6 7 कहाँ पे, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 5 6 है लेकिन 7 8 नहीं चाहिए था। तो ऑप्शन बी हमारा जो सूटेबल है वो इसका आंसर आएगा। तो फोर्थ एमसीक्यू का हमारा जो आंसर आया है दैट इज बी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट आगे फिफ्थ के ऊपर। फिफ्थ में हमें हमसे पूछा गया है कि √20 इंटू √5 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जब भी हमारे पास रूट में नंबर्स होते हैं तो अगर मल्टीप्लाई करनी है तो इनका रूट कॉमन आ जाता है। ठीक है, इसको लिखेंगे 20 इंटू 5। नाउ 25 ज़ार 100, 100 का रूट हमारे पास 10 होता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 10। तो फिफ्थ का आंसर हमारे पास बी आ गया। 6 पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन के लिए इन्होंने हमें बोल दिया कि दो ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल रही और ये वाली ट्रायंगल रही, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें एक परपेंडिकुलर है वो स्टेटमेंट में मेंशन दे रखा है। अब बस बात ये है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सा रूल आएगा। देखिए कॉन्ग्रुएंसी कैसे की होगी, एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, दूसरा ये हाइपोटेनियस दोनों में सेम है 90 के सामने वाली लाइन।
तीसरी कॉमन लाइन है, तो जो इक्वल है एक तो हाइपोटेनियस, ठीक है, एक राइट एंगल और एक यानी कॉमन साइड है, तो ये आर एच एस प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। सिक्स का आंसर भी हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, ठीक है। 7th क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि अगर पॉइंट 3 4, एक 3 4 ये पासिंग पॉइंट है और ये कोई लाइन की इक्वेशन है 3y = ax+6, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th के लिए जो हमें इक्वेशन दे रखी है, पहले तो हम वो लिखेंगे दैट वाज 3y = ax+6, और इसका हमें इन्होंने पासिंग पॉइंट दे दिया दैट इज 3,4। अब बात यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ग्राफ है, ठीक है, तो 3 4 ये लाइन लगभग कुछ इस हिसाब से जा रही होगी, तो कहीं पे 3 4 पॉइंट यहाँ से पास हो रही है, तो ये जो 3 4 पॉइंट है अगर ये लाइन इससे पास हो रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो वेरी फर्स्ट पॉइंट होता है वो x की वैल्यू होती है, पुट x = 3। जो पीछे वाला पॉइंट होता है ऑर्डिनेट, वो y की वैल्यू होती है, दैट इज y = 4। अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है उसमें हम x की जगह पे 3, y की जगह पे 4 पुट करेंगे। तो सबसे पहले 3 × y है तो y की जगह पे 4 आएगा, a x के जगह पे 3 आएगा +6, ये बन गया 12 = 3a + 6। फिर 12 - 6 = 3a, फिर 6 = 3a, और a की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी यहाँ पे। तो जो हमारे पास 7th MCQ है, 7th का जो आंसर है हमारे पास दैट इज ऑप्शन बी, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। अब 8th में देखते हैं, देखिए इन्होंने हमें बोल दिया कि दो नंबर्स हैं, जैसे कि a एंड b, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -8 आता है, प्रोडक्ट करेंगे तो a मतलब कि -12 आता है, तो उनके डिफरेंस क्यूब के डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी। तो ये तो सबको क्लियर है कि हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, ठीक है, a³ - b³ का। चलिए देखते हैं। 7th का आंसर फिर हमारे पास बना यहाँ पे ऑप्शन बी। नाउ 8th के लिए, 8th में हमें गिवन दे रखा था कि जो a - b है उसका जो डिफरेंस है दैट इज -8, और उसके बाद जब इन दोनों के प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा दैट इज -12 आएगा, ठीक है। अभी हमें a³ - b³ की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में ना, अगर हम लोग डायरेक्ट a³ - b³ का ही फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें एक ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट कैसा होगा, अब a³ - b³ का फॉर्मूला हमारे पास, ये तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला होता है a - b, उसके बाद a² + b², फिर आता है +ab। अब a - b की वैल्यू हमें स्टेटमेंट में दे रखी है दैट इज -8, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब a² b² का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं है, फिर हमें +ab की वैल्यू, ab की वैल्यू दे रखी है -12। अब आंसर तब आएगा अगर हमें a² + b² की वैल्यू गिवन होगी। तो अब हमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा, हमें फाइंड ये करना था, लेकिन इससे पहले भी हमें ये वाली वैल्यू a² + b² फाइंड करना होगा। तो a² + b² या तो a + b का स्क्वायर करके फाइंड होगा या a - b का स्क्वायर करके फाइंड होगा। हमें यहाँ पे a - b की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हम a - b का स्क्वायर करेंगे। इसका आंसर आता है a² + b² - 2ab। तो a - b की वैल्यू हमारे पास है -8, यहाँ पे हमने a² + b² यहाँ पे फाइंड करना है -2, ab की वैल्यू होगी -12। ये आ गया 64, a² b² + 24। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 64 - 24 a² + b²। अब a² + b² की वैल्यू हमारे पास आ गई 40। अब ये जो 40 वैल्यू आई है इसको हम डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे लाके, ठीक है। तो अब ये बन गया -8, यहाँ पे इसके जगह पे आएगा हमारे पास 40, फिर हमारे पास बनेगा -12। नाउ -8 तो 40 में से जब 12 माइनस होंगे 28, और जब हम आगे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास 8th है, तो हमारे पास आएगा आई थिंक 2 2 4 नेगेटिव में। तो देख लेते हैं ऑप्शन में -2 to 4 है क्या,
8th MCQ था ये हमारा। हाँ जी बिल्कुल है। और ये रहा हमारे पास ऑप्शन सी में। तो जो 8th का आंसर है हमारे पास वो रहेगा ऑप्शन सी। मतलब ये भी हमारे पास 8th MCQ का आंसर आ गया ऑप्शन 8। नेक्स्ट हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं MCQ 9 की तरफ। देखिए 9th MCQ में हमें रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट, तो ये 1.4 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज में से आ गया ना, 3 या 4 में से। तो देखते हैं, ये तो वेरी इजी है, मतलब कि फ्री का MCQ आ गया जो हमें फ्री के मार्क्स देगा। तो जब भी वैसे आपको ये चीज़ बार बार बोली जाती है कि कभी भी अगर आपको रैशनलाइज का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना होता है, जो भी नीचे टर्म है रूट के सामने, ठीक है, इसका साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करके हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और सेम मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ये वाला साइन चेंज करके। जब भी रैशनलाइज करोगे तो हमेशा ये वाला पॉइंट फिक्स है कि नीचे जो फॉर्मूला डिनोमिनेटर में आना है वो हमेशा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का ही आएगा। वो फॉर्मूला हमेशा से हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का ही आएगा फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। तो अब रूट 8 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 8। जब हम 3√2 का स्क्वायर करेंगे वो कैसे होगा, देखिए 3√2 का स्क्वायर मतलब कि 3√2 इंटू 3√2, 3 3 ज़ार 9, √2 2, तो 9 2 ज़ार बन गया 18। मिनटू से इसका स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा 18। अब इसको सोल्व करना है हमें, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करी तो सेम ही नंबर रहेगा, है ना। तो थोड़ा सा रूट 8 को सोल्व करके देख लेते हैं साइड पे। ये रफ वर्क हमारा, रूट 8 के जो फैक्टर बनते हैं वो होते हैं 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो एक 2 इंटू 2 कॉमन आ गया, बन गया 2√2, ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास रूट 8 की जगह पे आएगा 2√2 और यहाँ पे बनेगा 3√2, ये बन गया हमारे पास यहाँ पे 5√2। तो अब इसके बाद हमने यहाँ पे 5√2 नीचे आ गया यहाँ पे -10, इनकी कटिंग करेंगे तो बनेगा -√2, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ऑप्शन है या नहीं हमारे पास यहाँ पे -√2। ये एक सेकंड, ये ना ऊपर तो ये मैंने -√2/2 भी आएगा नीचे, हाँ जी। फिर जब इनकी कटिंग करेंगे तो 2 को जैसे हम लिख सकते हैं अगेन √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल, ये बन जाएगा -1/√2, ठीक है। तो 9th में -1/√2 ये है ऑप्शन बी। तो हम लोग जो बी को वो टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैलोग्राम से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ABCD से पैलोग्राम, तो चलिए कोशिश कर लेते हैं कि पैलोग्राम यहाँ पे बनाने की। सपोज कर लो ये हमारे पास रेक्टेंगल को भी पैलोग्राम ही बोलते हैं, ये पैलोग्राम आ गया ABCD। फिर ये बोलते हैं डायगोनल AC, तो AC डायगोनल को ज्वाइन कर दो, तो ये दो एंगल आ गया आपस में। अब एक है ये बोल रहे जो डायगोनल AC है वो एंगल BAD को बाइसेक्ट करेगा, BAD एंगल भाई साहब ये रहा। अब इसको बाइसेक्ट का मतलब जितना ये है उतना ये आएगा। अगर ये वाला 10 है तो ये भी 10, 20 20, 50 50 दोनों सेम सेम ही होंगे। आगे इन्होंने बोल दिया कि जो BAC एंगल है, BAC मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो 35 है। मिनटू से तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, 35 ही रहेगा। और हमें फाइंड करना है एंगल ABC एंगल, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है कितने डिग्री का रहेगा, ठीक है। देखियो पैलोग्राम में प्रॉपर्टी होती है कि जो सामने वाले एंगल है इनका सम है वो 180 होता है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये 35 है तो ये भी 35 आ गया, तो डेफिनेटली 35 + 30 70 हो गया। तो अब क्या आएगा 70, 70 प्लस एंगल बी, इनका सम 180 आएगा बिकॉज ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एंगल बी जब वहां पे जाके माइनस करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 110। ऑप्शन बी रहेगा 10th का आंसर हमारे पास, ठीक है। तो 1 to 10 MCQ हो गया हमारे पास। जो 11th है ये पहले चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज से रिलेट करता क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और बड़ा ही आसान है। अगर वैसे भी आपको ऐसे गंदे से MCQ दिखे ना जो दिखने में बड़े खतरनाक लगे, इनका आंसर 1 पे टिक कर दो अगर चैप्टर 1 लास्ट एक्सरसाइज में से है। तो हमें करना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए x की वैल्यू अगर ये पढ़ा हुआ है हमने कि अगर हमारे पास कभी भी 9th हो गया, 10th का B टिक किया था, अब 11th पे हम चल रहे हैं। हम ये फॉर्मूला पढ़ते होते कि अगर हमारे पास x की पावर a की पावर b है तो इनकी पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, ये पढ़ते होते हम लोग। तो अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अच्छा दूसरी बात, अगर दो नंबर का डिफरेंस है तो दो नंबर का ही प्लस है, इनकी प्रोडक्ट करनी है।
तो ये इनके स्क्वायर के इक्वल आ जाता है माइनस के, ये भी सबको पता है ना। तो बस यही चीज़ें यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक्स की पावर ए माइनस बी, एक्स की पावर ए प्लस बी, तो पहले तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि अब माइनस प्लस है तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाला यहाँ तक खत्म हो गया। सेकंड टर्म पे आइए, पावर की पावर है तो क्या होगा, पावर की फिर से मल्टीप्लाई बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब ये बनेगा मल्टीप्लाई में, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर आगे सिमिलरली ऐसे ही ये भी हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये भी चलता होता है कि अगर दो नंबर का बेस सेम है, ठीक है, लेकिन पावर अलग अलग है, तो जब इनकी प्रोडक्ट करनी है तो पावर को ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो फिर इनको हम यहाँ पे ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स की पावर यहाँ पे पावर को प्लस कर दो, क्योंकि देखो बेस तो सेम है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर बी स्क्वायर सारा कुछ कैंसिल हो गया, तो एक्स की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है आंसर 1, तो 11th का आंसर हमारे पास 1 आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में तो 1 नहीं दे रखा, बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। जो ऑप्शन डी है उस पे 1 दे रखा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी पे 1, ठीक है। नेक्स्ट 12th MCQ, इसमें पूछा जा रहा है कि जो लाइन है वो इनमें से कौन से पॉइंट में से पास करेगी। तो पॉइंट्स हमारे पास लाइन ये दे रखी है, कैसे पता चलेगा, हम ऐसे करेंगे, ये ना हमारे पास 4.2 में क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बुक में, ठीक है, थर्ड हो गया, इसके 4-5 पार्ट्स है, उसमें एक लाइन दे रखी है और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बोल पूछा है कि बताओ कौन कौन से पॉइंट पास करेंगे। हम कैसे करते थे, एक्स को और वाई को पुट करेंगे इस लाइन में, अगर दोनों साइड आंसर सेम आ गया तो यस है, नहीं तो आंसर इसका नो आएगा। चलिए पहले 3 इनपुट करके देखते हैं इस क्वेश्चन में। y इक्वल टू 3x माइनस 4 है, तो हमें 3 9 को चेक करना है, तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे 9 पुट करेंगे। y की जगह पे पुट कर दिया 9, x की जगह पे पुट कर दिया 3। देखिए क्या ये इक्वल आ रहे हैं, 9 माइनस 4, तो 9 इक्वल टू 5 इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम लोग ये श्योर है कि इसका आंसर ए तो नहीं हो सकता। फिर हम बी पे पुट करके देखेंगे, ठीक है, तो मतलब कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 15 इस लाइन में पुट करेंगे। y की जगह पे 15 पुट कर दिया, 3 इंटू 5 माइनस 4, 15 इक्वल टू 15 माइनस 4, 15 इक्वल टू 11, दोनों इक्वल नहीं आए, तो ये भी हमारा नहीं बना आंसर, तो बी भी डेफिनेटली नहीं है, सी और डी में से एक होगा। चलिए सी पुट करके देखते हैं, x को 2 पुट करेंगे, y को भी 2 पुट करेंगे। जब y को 2 पुट किया 2, 3 2 + 6 माइनस 4, तो ये 2 6 माइनस 4, देखिए दोनों इक्वल आ गए, तो डेफिनेटली सी ही इसका आंसर है। जो 12th MCQ है उसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन 13 के ऊपर, देखते हैं 13 में क्या दे रखा है। 13th क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड दे रखे हैं और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, जेड अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है। तो चलिए ऐसे करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर y अपॉन एक्स 5 है तो हमारे पास y आ जाएगा 5x। अगर हमारे पास z अपॉन एक्स 4 है तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 4x, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एक लाइन में 3 पॉइंट्स दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट है x प्लस वाई प्लस z, इन तीनों का सम 180 आएगा और ये एंगल होते हैं लीनियर पेयर्ड एंगल। अभी x की वैल्यू देखो, x तो पता नहीं है, x ही फाइंड करना है। अच्छा y की वैल्यू पता चल गई कि y की वैल्यू है 5x, z की वैल्यू पता चल गई थी दैट इज 4x, इक्वल टू 180, ये बन गया 9x 10x इक्वल टू 180 और 0 0 कैंसिल, मिनटू से x हमारे पास आ गया 18। अब देखेंगे ऑप्शन में कहीं पे 18 है या नहीं है, 13 था ये, तो 13 की जो डी ऑप्शन है उसमें दे रखा है हमें डी, तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलिए 14th पे चलते हैं, 13 का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 14, उसमें चलते हैं। उसमें जाके देखिए हमें 2 नंबर दे रखे हैं 3/8 एंड 5/8 और इनमें से इरेशनल नंबर निकालना है। जब हम 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं,
तो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम रैशनल और रैशनल की मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल ही बनेगा। अगर हम रैशनल और रैशनल को प्लस करेंगे तो भी रैशनल ही बनेगा। अगर हाफ करेंगे तो भी रैशनल ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाला तो रैशनल और रैशनल की मल्टीप्लाई है, ये तो रैशनल है, तो ये इरेशनल नंबर तो नहीं है। प्लस करके हाफ कर दे, ये भी इरेशनल नहीं है। बची ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ठीक है, अब ऑप्शन सी में देखते हैं क्या कर किया है हमने। हमने मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट कर दिया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बनेगा 15, नीचे बनेगा 8 का स्क्वायर बल्कि 64 रूट में। तो जब रूट में से 15 तो अंदर ही रहेगा, नीचे आ गया 8। अगर नंबर में से रूट को नहीं हटाया जाता, नहीं हटा पा रहे हम लोग, तो उस नंबर को इरेशनल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी है वो हमारे पास इरेशनल बन रही है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जो 14th का आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 15 है। इसमें देखते हैं, ये भी चैप्टर 9 सर्कल से रिलेटेड है। ठीक है, इन्होंने हमें बोला कि हमें एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल कितना आएगा, देखते हैं ये एंगल। अब नेक्स्ट एमसीक्यू 15 हमारे पास। इसमें ये वैसे ही जैसे बताया कि सर्कल चैप्टर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, देखिए हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, वेरी फर्स्ट थ्योरम हमने ये पढ़ी थी इस चैप्टर में कि एक तो हमने ये पढ़ा था कि ये रेफर कर समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है, सर्कल का ये वाला सेंटर है और ये आर्क है। ये आर्क अगर सेंटर पे जो एंगल बनाती है और रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाती है, तो सेंटर वाला वो डबल होता है और रिमेनिंग पार्ट वाला हाफ होता है। फिर इससे नेक्स्ट थ्योरम हमने ये वाली पढ़ ली थी सेकंड के एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल। अगर सेमी सर्कल है तो सेगमेंट पे कोई भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। थर्ड जो अभी हमारे काम की है, हमने ये पढ़ा था कि अगर एक सर्कल है, एक पॉइंट से एक आर्क से दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल यहाँ पे बन गया और दूसरा एंगल यहाँ पे बन गया, तो इन दोनों के जो मेजरमेंट है वो इक्वल होंगे। ठीक है, जितने डिग्री का ये उतनी डिग्री का ये होगा। इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे लिंक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें, ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं हम। इसमें क्या है, मान के चलो हमारे पास एक इनिशियल रे है और आर्क है, एक वो पॉइंट बी और डी से है। अब बी डी ने क्या किया, एक एंगल बना दिया ए पे, दैट इज 46। फिर बी डी ने दूसरा एंगल बना दिया सी पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सी एंगल है ये भी 46 ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 3 हमारी, जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ी हुई है। अब ये 46 आ गया। इसके बाद ये चैप्टर 6 पे आओ, लीनियर पेड, ये 88 है, तो इसको फाइंड करेंगे। ट्रायंगल के दो एंगल पता लगे, तीसरा 180 से माइनस करके आएगा। बस सिंपल है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास अगर एक सर्कल गिवन दे रखा है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट ए है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट सी है। ये वाला एंगल हमारे पास 88 डिग्री का है। इसको हम लिखेंगे एंगल 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम लोग एंगल 1 प्लस 88 इसको 180 डिग्री के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये एक लीनियर पेड़ है तो दोनों का सम 180 होना चाहिए। लीनियर पेड़ है ना, इस हिसाब से जो एंगल 1 है वो 180 में से माइनस करके वो आ गया 92 डिग्री। चलिए एंगल 1 पता लग गया। अब ए दे रखा है, गिवन है कि वो 46 है। इस हिसाब से एंगल सी, इसको लिख लो एंगल 2, ये भी आ जाएगा 46। तो जो हमारा एंगल 2 है वो एंगल ए के इक्वल आएगा। एमसीक्यू का रीजन नहीं लिखना, ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अभी हमें ये वाला एंगल जो बुक में क्वेश्चन में बोला गया कि ए बी सी एंगल फाइंड कीजिए, ये वाला एंगल 3 मान लेते, ये फाइंड करना है। तो ट्रायंगल पे आ जाओ, इन ट्रायंगल, इसको ओ पॉइंट नेम देते हैं, सी ओ बी, एंगल 1, ठीक है, एंगल 2, एंगल 3, तीनों का सम 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 1 हमारे पास 92 है, बी 46 है, 3 हमें फाइंड करना है। ये हमारे पास अब आएगा 180 माइनस 138 करके, तो आंसर बन जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं जो ऑप्शन 15 क्वेश्चन का 42 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, दैट इज ऑप्शन ए।
तो 15 का जो आंसर है वो हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। तो 15 तक जो हमारे एमसीक्यूज है वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 16 की तरफ, जो आगे वाले तो काफ़ी आसान लग रहे हैं। अब सीसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, ये एक्स वाई एक्सिस होती है, इसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। ठीक है, अब वाई एक्सिस की बात करनी है हमें। वाई पे ये यहाँ पे वाई 1 है, 2 है, यहाँ पे -1 है, -2 है। तो वाई पे जितने भी पॉइंट होते हैं वो आएंगे 01, 02, 03 समथिंग ऐसे फॉर्म में। तो इसमें जो आगे वाला एक्स वाला पॉइंट है अब्सिस्सा, वो हमेशा से फिक्स रहता है कि वो 0 है। ठीक है ना, तो अब्सिस्सा वाई एक्सिस पे हमेशा वो 0 रहेगा, ऑप्शन ए। 17th पे आइए, ये वापस कई बार हमने क्वेश्चन कर लिया अभी इसी एमसीक्यूज में, फिर से रिपीट होके आ गया, 4.1 का ही है। 20 इस लाइन का सोल्यूशन है, तो हमें के निकालनी है। कैसे निकलेगी कि इसमें से एक्स को 2 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 0। जब एक्स के जगह पे 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, यहाँ पे बनेगा, ये बन गया 4 इक्वल टू के। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। आगे 18th पे आ जाओ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स की। पी ऑफ एक्स तो दे ही रखा है कि वो एक्स प्लस 4 है। ठीक है, माइनस एक्स कैसे निकलेगा? माइनस एक्स का मतलब क्या है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो। एक्स तो एक ही जगह पे है, तो ये बन गया माइनस एक्स प्लस 4। अब इन दोनों को प्लस करो, पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, ये बन गया एक्स प्लस 4, फिर ये बन गया प्लस करके माइनस एक्स प्लस 4। माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 4 प्लस 4 आ गया आंसर 8। देख लेते हैं 8 कहाँ पे है, ऑप्शन ए पे, जो हमारे पास आंसर 8 दे रखा है। आगे हम चलेंगे 19th की तरफ। इसमें बोला गया है कि जो पैलोग्राम है कंसिस्ट टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डेफिनेटली है ना। जब हमने वो थ्योरम समझी थी तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि जो पैलोग्राम है वो क्या होता है, वो एक ब्रेड है, जब उसका हम सैंडविच बनाते हैं, ठीक है, उसको सेंटर में से कट कर देते हैं, तो वो दोनों दोस्तों को बराबर बराबर क्वांटिटी में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होती हैं। तो डेफिनेटली ये असर्शन तो हमारी ट्रू होगी। अब रीजन पे आते हैं। रीजन ये है कि डायगोनल ऑफ ए पैलोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी सही है, और ये रीजन इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर आएगा ए, बोथ आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो 19th हो गए, लास्ट सेक्शन ए का हमारे पास क्वेश्चन असर्शन रीजन 20th। इसमें बोला गया है कि 0.271 टर्मिनेट डेसिमल है। 1.3 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। टर्मिनेट डेसिमल कब कौन से होते हैं? जिनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब जब इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्ट डेसिमल 3 नंबर 0 आएंगे, वो आगे दिया हुआ है। देखिए बोल रहे हैं टर्मिनेट डेसिमल है क्योंकि इनको इसको ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब कि असर्शन तो होगी ट्रू। अब रीजन भी आते हैं। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर, ये भी सही है, लेकिन ठीक है, लेकिन सही कैसे हो गया? जो नॉन टर्मिनेट नंबर है वो सबको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, उसके लिए थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे ना ये दिक्कत क्या आ गई, इन्होंने बोल दिया नंबर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। अब नॉन टर्मिनेट के बाद की स्टोरी नहीं बताई, मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले रियल नंबर आए, ठीक है, रियल नंबर के बाद एक नंबर आए रैशनल, ठीक है, एक नंबर आए हमारे पास इरेशनल नंबर। अब जो रैशनल नंबर है ये 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेट, ठीक है, एक होते हैं नॉन टर्मिनेट। अब नॉन टर्मिनेट के बाद भी या तो अगर रिपीट है तो वो रैशनल है, अगर वो नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट है तो वो इरेशनल है। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इन्होंने ये बात बोल दी कि जो नंबर है वो टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट डेसिमल है। ठीक है, अगर ये टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट डेसिमल है, इसमें ये तो बताया ही नहीं कि वो नॉन टर्मिनेट के बाद रिपीट है कि नॉन रिपीट है। अगर वो रिपीट होता तो सही है, अगर नॉन रिपीट होता तो वही गलत है। इसलिए जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हो रखा, तो इसका रीज़न क्या आएगा? ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे कि जो रीज़न है वो हमें लगभग फॉल्स दिख रहा है। अभी हम नेक्स्ट हमारा सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन बी का जो हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमें फाइंड करना है इस डायग्राम में से, ठीक है। पहले तो हमें 3 लाइंस फाइंड करनी है। 3 लाइंस को तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, लाइन कौन सी होती है? जिनका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ना ही कोई एंडिंग पॉइंट हो,
मतलब कि दोनों तरफ यहाँ पे ऐसे एरो बने होते हैं, इसको हम लाइंस बोलते हैं। तो अगर आप 3 लाइंस फाइंड करने की कोशिश करो, आपको यहाँ पे आर एस भी दिख रही है, ठीक है, और आपको यहाँ पे ए बी भी दिख रही है, आपको यहाँ पे पी क्यू भी दिख रही है, और हमें कितनी लाइन चाहिए, हमें 3 लाइन चाहिए। तो इसलिए आई थिंक ये काफ़ी है। तो पहली लाइन आ गई हमारे पास ए बी, दूसरी लाइन हमारे पास आएगी यहाँ पे ए बी, ये आ गई, फिर आगे आएगी आर एस, उसके बाद फिर हमारे पास आएगी लाइन पी क्यू, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारे पास ये आ गया। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसमें पूछा जा रहा है कि रेक्टिलिनियर फिगर्स कौन सी होती हैं। देखिए रेक्टिलिनियर फिगर्स कौन सी है, जो डायग्राम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बनाई जाए उनको हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अब जैसे कि मैं अगर मतलब कि बिल्कुल जो स्केल के साथ जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस डायग्राम में हम कोई भी बेंट नहीं करते उसको बोला जाता है रेक्टिलाइन फिगर, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो इनकी मतलब कि बेसिक सी एग्जांपल है जिनको हम बाय डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। फिर भी अगर हमें यहाँ से कोई वन रेक्टिलाइन फिगर चाहिए तो आप उसमें से ये बोल सकते हो सी ई एफ जी। ये भी देखो एक रेक्टिलाइन फिगर है, स्ट्रेट लाइन से जो बनी हुई है, बिल्कुल है ना, सी ई एफ जी। फिर इसके बाद हमें चाहिए 4 कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखिए अब जैसे कि मेरे पास ये एक रस्सी है, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया, दूसरे बंदे ने इसको यहाँ से पकड़ लिया। अब एक बाइक आई, उसका एक्सीडेंट हो गया रस्सी के साथ यहाँ पे, दूसरे का एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, तीसरे का एक्सीडेंट इससे कहीं बाहर जाके हुआ। तो अब जब 2 पॉइंट के मतलब कि ये चारों जो मैंने यहाँ पे यहाँ से पकड़ा हुआ रस्सी को, दूसरे बंदे ने यहाँ से पकड़ा था, लेकिन यहाँ पे ये अब जो 4 पॉइंट्स मिल गए ना, ये वन स्ट्रेट लाइन है, तो इनको बोला जाता है कि कॉन्करेंट पॉइंट। कॉन्करेंट पॉइंट जो एक मतलब कि एक ही लाइन के ऊपर वेरी करते हो, लाई करते हो, उनको बोलते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। तो ऐसे कहाँ से कितने 4 चाहिए, अगर मैं देखूँ ई सी डी तो ये 3 है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 4 ऐसे हो सकते हैं अगर पी को इंक्लूड किया जाए। तो हमें कोई भी 4 चाहिए, तो मैं लिख लेता हूँ ए ई एफ बी, ए ई एफ बी, ये मेरे पास 4 कॉन्करेंट पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये चैप्टर 5 में से क्वेश्चन था, आई होप ये आपको इजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। तो ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मतलब कि फ्री के 2 मार्क्स इस क्वेश्चन में, अगर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ रहा है। बोला जा रहा है कि इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, मीन टू से 22nd क्वेश्चन अभी हमने करना है। इसमें हमें बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये लाइन है ए बी, और इसके बीच में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा था, हमारे पास पॉइंट लाई कर रहा है सी, बिटवीन ए एंड बी। तो सी को कहाँ पे वेरी करेंगे, इस हिसाब से करेंगे कि सच दैट ये हमें गिवन दे रखा है कि जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। ये यहाँ पे मेंशन है कि जो लाइन ए सी है वो लाइन हमारी बी सी के इक्वल है। अभी हमें प्रूफ ये करके दिखाना है कि जो लाइन ए सी है वो पूरे ए बी का हाफ है। हमें प्रूफ करके ये दिखाना है कि ये जो ए सी है ये पूरी ए बी का हाफ है, ठीक है। इसको प्रूव करना है और फिगर बना के ड्रॉ करना है। इसमें बोला गया है कि एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। देखो फिगर तो बड़ी आसान सी है, ऐसी बन गई। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये गिवन है हमारे पास, टू प्रूव हमें करना है कि जो हमारे पास ए सी था वो ए बी का हाफ बनेगा। उसके लिए हम लिखेंगे इसको, ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस सी बी। मतलब कि अगर आप पूरी ए बी लाइन की बात कर रहे हो तो इसको पहले ए से लेके सी तक मेजर कर लो, फिर सी से लेके बी तक मेजर कर लो, तो पूरी ए बी ही बनेगी। अच्छा, अब जो हमें आंसर चाहिए उसमें ए सी चाहिए और ए बी चाहिए, ए सी चाहिए ए बी चाहिए, ये हमारे काम का नहीं है, इसको एलिमिनेट करना है। सी बी ये बी सी ए की बात है, इसकी वैल्यू दे रखी है ए सी यहाँ पे गिवन में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सी बी की जगह पे वापस फिर से ए सी भर दूंगा, क्योंकि ये मुझे गिवन दे रखा है कि जो मेरे पास ए सी है वो सी बी के इक्वल है, ठीक है। ये रीज़न मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब क्या हुआ कि ए बी है, ए सी प्लस ए सी 2 टाइम ए सी बन गया, तो 2 अब यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो मतलब कि जो हमारे पास ए सी है वो ए बी का हाफ आ गया, ठीक है। और यही हमने क्वेश्चन नंबर 22 में प्रूव करना था। तो मेरे हिसाब से अभी तक हमारे फुल मार्क्स चल रहे हैं, हमारे एक भी मार्क्स अभी तक कटा नहीं है। जितना क्वेश्चन पेपर हमने देखा है वो हमें सारे का सारा हमने अटेम्प्ट कर लिया। चलिए अभी चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। देखिए आपको क्वेश्चन पेपर आता है या नहीं आता, ये सेक्शन बी डिसाइड कर देता है, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रखे हैं तो इट मीन्स पेपर आपके लिए ईजी है।
क्वेश्चन 23, इसमें पूछा गया है कि राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज -3 8। -3 8 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चन 23 हमारे पास, ठीक है, ये ग्राफ है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में क्या होता है कि ये यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, यहाँ पे वाई, मतलब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है हमारे पास वो पॉजिटिव होती है, यहाँ पे जो वाई एक्सिस है पॉजिटिव, एक्स है नेगेटिव और वाई है नेगेटिव। जब भी हम पॉइंट लिखते हैं तो पहले एक्स का लिखते हैं फिर बाद में वाई का। अब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक्स नेगेटिव है लेकिन वाई पॉजिटिव है, ये हमारे पास सेकंड। दोनों नेगेटिव है, थर्ड। यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट पूछा गया हमसे? पूछा गया था -3 और 8, मतलब कि पहला नेगेटिव बाद वाला पॉजिटिव। देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव और बाद वाला पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 23 का आंसर था। नेक्स्ट हम आएंगे 24 पे, बस हम ऐसे ही सारे पेपर को मतलब कि खत्म करके रख देंगे। 16 की पावर 1/2 की पावर 1/2 कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज 1.4 है या 5 है, जो भी न्यू ओल्ड बुक के हिसाब से है। 16 की पावर 1/2, उसकी पावर फिर 1/2। हमने पढ़ा हुआ है कि जब पावर की पावर होती है तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि अगर a की पावर b की पावर c है तो इसका आंसर आएगा a की पावर bc। अब इसका मतलब क्या होगा, 16 की पावर 1/2 इंटू 1/2, ये बन गया 16 की पावर 1/4। अभी हम यहाँ पे 16 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 16 2 8 4 2 1, तो ये बन गया 16 को हम लिख सकते हैं 2 4 टाइम है ना, इसको मैं लिख लूंगा 2 की पावर 4। अब इस ये तो जस्ट 16 को रिप्लेस किया है कि 2 की पावर 4, ऊपर 1/4 तो एज इट इज है, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 1/4, 4 और 4 कैंसिल, ये बनेगा 2 की पावर 1। ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। लगभग फुल मार्क्स चलते आ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी दे रखा है, वो देखे तो वो क्या है, 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन ही आ गया, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। 1.3 एंड 1.4 के बीच में कितने नंबर आएंगे? इनफाइनाइट नंबर, हम गिन ही नहीं सकते, इतने ज्यादा नंबर है, ठीक है। तो हमें कोई भी 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? चलो, ये वैसे है तो ऑप्शन में, लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन में ना हो तो फिर हम कैसे करते इसको। 23 क्वेश्चन हमारे पास ये और में, ठीक है। एक नंबर है 1.3, दूसरा नंबर है 1.4। 1.3 को मैं लिखूंगा 13/10, 1.4 को मैं लिखूंगा 14/10। अब इन दोनों के बीच में मुझे कितने नंबर चाहिए थे? यहाँ पे फाइंड अ रैशनल नंबर, 1 रैशनल नंबर चाहिए। वैसे तो देखो इजीली क्लियर है, क्लियर क्या है, मतलब कि 1.3 मतलब कि अगर हम इसको डायरेक्ट लिख के देखें 1.3 मतलब 1.30, 1.4 मतलब कि 1.40, तो 30 और 40 के बीच में रिक्वायर्ड नंबर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 1.31, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि 2 मार्क्स में अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अगर किसी कभी भी 2 नंबर के बीच का नंबर फाइंड करना हो, क्या करो, दोनों का प्लस कर दो और उनका हाफ कर दो, 2.7/2 ये रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है। और आगे जाने 2.7 को लिखो 70/2, ये बन गया 1.35, ये आंसर आ गया हमारे पास, खैर ऑप्शन में था। अब 25th क्वेश्चन, क्योंकि हमने मार्क्स तो कटवाने नहीं है, 25th में इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज हाफ कीपिंग द हाइट द सेम। बोला जा रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो सबसे पहले हमें एक कोन गिवन है, मतलब कि सबसे पहले 24th क्वेश्चन है, सॉरी ये 24th का और था, अभी हमने 25th करना है। बोला ये जा रहा है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ये बन गया कोन। कोन की एग्जांपल है जो सॉफ्टी होती है, स्क्रीन होती है। अच्छा, कोन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक रेडियस होता है, वो यहाँ से लेके जो सर्कुलर पार्ट है यहाँ तक है। एक हाइट होती है जो यहाँ से लेके ऊपर तक होती है, ठीक है, इसको हाइट बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं और इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और इसका ये मतलब कि इसमें ये वाले 3 कंपोनेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले बोला क्या गया है।
इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ कीपिंग द रेडियस ऑफ द हाइट सेम, मतलब कि अब हमें दो रेडियस चाहिए, सॉरी दो कोन चाहिए, एक कोन तो ये हो गया, दूसरे कोन में हमने क्या करना है, हमें हाइट सेम वाला कोन चाहिए लेकिन दूसरे का जो रेडियस है वो पहले का हाफ होगा। इसके रेडियस को हम लिख लेते हैं, ये कैपिटल आर है, ठीक है। कैपिटल आर मतलब कि इसका चलो रेडियस है कैपिटल आर, इसको लेट कर लेते हैं कि ये 2x यूनिट के इक्वल है, हाइट को हाइट ही लेट करेंगे। अब जो ये वाला रेडियस है इसको लिखेंगे स्मॉल आर, ये स्मॉल आर क्या आएगा, ये पहले वाले रेडियस का हाफ है, क्वेश्चन में ये बोला गया। तो 2x का हाफ जब करेंगे तो x मतलब कि इसका रेडियस आएगा x, और हाइट बोली गई है कि दोनों में सेम है। अगर इसकी हाइट हमारे पास h यूनिट है तो यहाँ पे भी जो हाइट है वो h ही रहेगी, l का चलो फिलहाल अभी तक कोई काम नहीं है। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेशो, ठीक है, व्हाट इज द रेशो वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन, मतलब कि अब हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना होगा। पहले ये हमारे पास ओरिजिनल कोन है ये वाला, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ओरिजिनल, और ये है जी हमारे पास जो हमने रिड्यूस किया है। अब क्या डिफरेंस है, एक तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, इसके वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच आएगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम हमारे पास आएगा वो बनेगा 1/3 आर पाई आर स्क्वायर एच आएगा। अभी हमें रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो में इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन में ये बोला था कि जो रिड्यूस्ड है उसको पहले लिखेंगे हम, है ना। इन्होंने बोला है रेशियो फाइंड कीजिए जो वॉल्यूम रिड्यूस है टू द ओरिजिनल, तो रिड्यूस वाले का वॉल्यूम पहले ऊपर आएगा, मतलब कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नीचे 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई कैंसल, एच के साथ एच कैंसल। अब जो स्मॉल आर की वैल्यू है दैट इज एक्स इंटू एक्स, क्योंकि आर स्क्वायर है। कैपिटल आर की वैल्यू है 2x इंटू 2x, एक्स एक्स कैंसिल होगी, तो आंसर बचा 1/4। पूछी रेशो गई थी तो इसलिए इसको लिखेंगे हम 1/4, ये हमारे पास आंसर आ गया। सेक्शन बी तक हमारे फुल मार्क्स आ गए, तो मतलब कि 30 मार्क्स का पेपर हमें आता था, तो हम कोशिश करेंगे 80 आउट ऑफ 80 अटेन करने की। अच्छा, इसके साथ भी एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन 4:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ द बेस इज 2:3, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वर्टिकल हाइट्स, तो इनकी वर्टिकल हाइट्स की क्या रेशियो आएगी। चलिए इससे भी पंगा लेके देख लेते हैं, ये हमारे पास और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ये थी हमारे पास कि हमारे पास टू कोन है, इनके वॉल्यूम की रेशियो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये दोनों वॉल्यूम बना लेता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है कोन 1 मतलब कि फर्स्ट कोन, और यहाँ पे इस साइड पे है सेकंड कोन। इसमें की रेडियस होगा, एक हाइट होगी, इसमें की रेडियस होगा और एक हाइट होगी, दोनों में कुछ ना कुछ चेंज रहेगा, वो देखते हैं क्या है। ये बोल रहे हैं इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास, ठीक है, इसके वॉल्यूम को हम लिखेंगे V1, इसका फॉर्मूला आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो इसको कैपिटल आर लिख लेते हैं, इसको कैपिटल एच लिख लेते हैं, पता नहीं कौन सा बड़ा छोटा है, इसको स्मॉल आर स्मॉल एच, तो पता चल जाएगा कि कौन सा आर कौन से वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इसका ये बनेगा 1/3 कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, इसका वॉल्यूम जो आएगा V2 लिखेंगे, वो बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। नाउ जब हम रेशो निकालेंगे, ठीक है, रेशो देखते हैं ऊपर कौन सा रखना है हमने। बोला गया वॉल्यूम ऑफ द टू कोन 4:5। चलिए अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1 C1 इक्वल टू डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन 2 1/3 पाई, यहाँ पे है कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब यहाँ पे 1/3 पाई तो कैंसिल हो गया, जो इनके वॉल्यूम की रेशियो है वो दी गई है 4:5 यहाँ पे मेंशन, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 4/5, यहाँ पे बचा आर स्क्वायर अपॉन एच, आर स्क्वायर अपॉन एच, और यहाँ पे आर की भी रेशियो दे रखी है 2:3। तो जो ऊपर वाला रेडियस है उसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू एच, इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू एच, और हमें ये वाली हाइट की रेशियो फाइंड करनी है। तो बड़ा आसान काम है, बस इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू 5, 3 ऊपर जाएगा ये वाला, 3 इंटू 3
2 × 2 नीचे आएगा, h/h बच गया, 2 × 2 = 4, तो जो रेशो आएगी दैट इज 9/5, मतलब कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा दैट मस्ट बी 9:5। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी का जो हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वो भी क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर 1 से रिलेटेड है। 2 की पावर 56, आगे है -4 की पावर -3/2। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लग तो ये काफ़ी इजी रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम 7th 8th क्लास से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ते आ रहे हैं। 26 क्वेश्चन है ना। 256 आगे दे रखे हैं -4 माइनस, फिर 4 की पावर है आगे -3/2। ठीक है, ये दे रखा है। तो चलिए हमने इसको ऊपर से नीचे सॉल्व करते आएंगे। तो पहले तो जो 256 है इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब जो 4 है उसको हम लिख लेते हैं कि 2 की पावर 2 और आगे दे रखा है हमारे पास -3/2, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर है, जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर ये बनेगा 256, बाहर माइनस दे रखा है, ये हमारे पास बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। ये 2 और 2 हमने कैंसिल कर दिए। फिर ये हमारे पास बनेगा 256 माइनस बाहर ऐसे ही है, ये बनेगा 2 की पावर -3। तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 56 माइनस ऐसे ही है 2 की पावर, ये बन गया। मतलब कि अगर हम पावर को पॉजिटिव करना होता तो हम ये कर लेते हैं रेसिप्रोकल 1/2 की पावर 3। ठीक है, 1/2 की पावर 3। फिर ये ऐसे बनेगा 2 की पावर 56 हमारे पास एज इट इज चलते आ रहा है। इसमें एक 8 हमारे पास और आना चाहिए है ना। चलिए ठीक है, तो ये बन गया 2 की पावर हमारे पास 256 की पावर माइनस ऐसी है 1/8। अब 256 के हम फैक्टर बनाएंगे। 256 को जो फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा 128, अगेन 2 पे जाएगा 64, अगेन 2 पे जाएगा 32, अगेन 2 पे जाएगा 16, अगेन 2 पे जाएगा 8, अगेन 2 पे जाएगा 4, अगेन 2 पे जाएगा 2, फिर जाएगा 1। तो ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आ गया हमारे पास। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 की पावर 8 उसकी पावर -1/8, 8 और 8 कैंसल, 2 की पावर -1 ये आंसर है। या पावर को पॉजिटिव करना है तो 1/2 की पावर 1 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जो सेक्शन बी का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी हमारा अच्छे से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास। ठीक है, 27 क्वेश्चन में बोला गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स फ्री के फिर से हमें मिल रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्टी ABCDEF, ये इन्होंने सीट्स जीती हैं। हमने इनका बार ग्राफ बनाना है और फ्री के 3 मार्क्स को अटेन कर लेना है। तो चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं, फिलहाल मेरे पास यहाँ पे बार ग्राफ तो नहीं है तो मैं इसीलिए इसी शीट पे के ऊपर इसको बना देता हूँ। आपके पास तो बार ग्राफ होगा तो वो अच्छे से भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ जाती है वाई एक्सिस और यहाँ पे ये हमारे पास रहेगी एक्स एक्सिस। ठीक है, जब हमारे पास जो ग्राफ बना होता है ना तो उस हिसाब से मैं पॉइंट बना देता हूँ। वहाँ पे कुछ बॉक्सेस बने होते हैं ग्राफ में, जैसे फर्स्ट बॉक्स ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड ये आ गया, तो इन सब में इक्वल इक्वल डिस्टेंस होता है। ठीक है, और चलिए और आगे भी कर लेते हैं, और ये स्पेस है हमारे पास अभी। ठीक है, यहाँ तक इसको बना लेंगे। अभी हमने सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। मैक्सिमम नंबर इज 65। ठीक है, और जो मिनिमम नंबर है 10 है। तो अभी हम 10 के मतलब कि 10 10 का गैप लेंगे तो भी हमारा जो ग्राफ है वो बहुत अच्छे से बनेगा। इसीलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 10 10 का जो डिफरेंस है वो ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यहाँ तक चल जाएगा हमारा। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। अब पहले हमें लेबलिंग करनी है। लेबलिंग में क्या होता है कि क्या क्या चीज़ है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज, यही उनके नेम दे रखे हैं, तो यहाँ पे तो हम जो एक्स एक्सिस होती है यहाँ पे नेम लिखते होते हैं। यहाँ पे आएगा पॉलिटिकल पार्टी कि हम हमारे पास कौन कौन सी पार्टीज हैं।
यहाँ पे उनके पास कितनी कितनी सीट्स हैं, नंबर सीट्स वन, सीट्स दे हैव वन, उन्होंने कौन कौन सी कितनी नंबर की सीट्स को जीता है। तो ये नंबर हमारे पास आ गया 10, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है। अब क्या आएगा, जो पार्टी ए है, देखिए बार ग्राफ बोला गया है, तो बार ग्राफ में ना हमें एक एक की बिल्डिंग छोड़नी होती है। तो पहले हमें 65 तक, तो 60 और 70 के बीच में एक डार्क लाइन आती है ग्राफ में, यहाँ तक हमारे पास जो 65 का ग्राफ बनेगा। ये पार्टी हमारे पास ए है, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टी ए, और इसको जितने सिक्स सीट्स मिली हैं, ठीक है, 65 सीट्स। तो आप लोग तो स्कोर भी अच्छे से ड्राइंग कर लेते हो, ठीक है। मैं टाइम सेव करने के लिए ज़्यादा तो इतना नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे शेड कर देते हैं। ठीक है, पार्टी को 65 सीट्स मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास 52, नेक्स्ट पार्टी को 52 सीट्स मिली हैं, तो बी पार्टी के लिए हम एक स्पेस यहाँ पे छोड़ेंगे। अब देखते हैं, 50 हमारे पास यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये अगर 50 है, ये वाली स्पेस अगर हमारे पास 50 के लिए है, हम मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 नंबर्स हैं। अगर यहाँ तक 50 आ रहा, तो ये छोटे छोटे डेसिमल ग्राफ में भी ऐसे होंगे, 1 2 बॉक्स छोड़ेंगे तो यहाँ पर 52 आएगा, ठीक है। अगर हमें 52 के लिए कोई लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम देखेंगे कि वो लगभग यहाँ तक जा रही है, लाइट ड्रॉ करते करते। देन बी की लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, उसको यहाँ से हम डार्क करेंगे, ये हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी बी आ जाएगी, ठीक है। इसमें जो सीट्स हैं वो 52 हैं। इसको भी वापस फिर हम बाद में वैसे ही, बिल्कुल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, वैसे ही हम इसको थोड़ा डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, ये पार्टी हमारे पास बी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास फिर आगे आएगी पार्टी सी में है 34 सीट्स। तो 34 के लिए देखते हैं 4 कहाँ तक आ रहा है। ये नंबर हमारे पास 5 होते हैं, इससे एक नंबर नीचे 4 आता है। तो थोड़ा सा लाइटली एक लाइन ऐसे कर देते हैं ड्रॉ, जो हमें बता देगा कि 34 यहाँ पे रहा। वैसे अब तो कुछ सिखाने को है नहीं इतने टाइम तक, तो जो आपका ग्राफ है वो बन जाना चाहिए था, ये बस थोड़ा डिज़ाइन नहीं हमारा टाइम, इससे पेपर भी रह जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि अगर सारा पेपर आपको कॉन्फिडेंस आता है, फिर ये पंगे लेना। नेक्स्ट 28 है डी सीट्स, डी पार्टी के लिए। अब 28 का मतलब यहाँ पे 30 है, ठीक है। 30 से ये एक नंबर नीचे आ गया 29, दूसरा नंबर नीचे आ गया 28 हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे कि 28 के लिए सीट्स, जब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये जो हमारे पास सीट्स है वो आ जाएंगी 28। अब ये जो ना जो 34 वाला था, वो देखो अभी मुझे यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि मेरे से यहाँ से मिस्टेक हुई है। 34 तो ऊपर तक आना चाहिए था, तो मैं वापस से इसको रीडिज़ाइन करता हूँ कि 35 ये है, 34 यहाँ पे है, तो ऊपर आना था, मैंने गलती से 24 को 34 बोल दिया। तो वापस से ज्वाइन करते हैं उसको, और बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास पार्टी सी आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर हमारे पास 34 सीट्स आ रही है। क्लियर है। अगर इसको वैसे वाला ही डिज़ाइन रखना है, तो वो ऐसे हमारे पास शुरू हो जाएगा। चलो अच्छा, वो 7वीं मिस्टेक पता चल गई, नहीं हमारे कुछ मार्क्स कट जाने थे। यहाँ पे 28 है, तो ये पार्टी डी है हमारे पास। आगे ई पार्टी के पास 10 सीट्स हैं, 10 तो हमारे पास यहीं पे आएगा ऐसी नंबर।
यहाँ पे 10 सीट्स आ गई हमारे पास पार्टी ए के लिए, ठीक है। लास्ट पार्टी है एफ जिसके पास 31 सीट्स हैं। तो इस लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा भी कर लेते हैं, ठीक है, पेंसिल के साथ ही, क्योंकि थोड़ी स्पेस अब हमें और भी चाहिए। यहाँ पे एरो बनाएंगे, तो जाना था हमें 31 तक। जब 31 तक जाएंगे तो 30 ये रहा, एक नंबर जस्ट ऊपर, तो 31 आएगा। तो जस्ट 1 नंबर ऊपर आने के लिए ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा 31। अब क्या होगा, क्योंकि आप लोगों के पास तो ग्राफ है, तो आपको ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी ड्रॉ करें तो इसको पेंसिल के साथ करना, बाद में इरेज कर देना, ठीक है। बस अब हमारे पास जो एफ पार्टी थी वो भी हमारी जो है वो खत्म होगी। तो ये वाले मार्क्स हमें वो भी मिल गए इस क्वेश्चन के। तो लगभग जो हमारा सेक्शन सी है अभी तक वो भी सही चलते आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी थी एफ हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन। ये चैप्टर 9th में से मुझे, सॉरी चैप्टर 8 में से लग रहा है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए डी ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी। अ लाइन थ्रू ई इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। चलिए डायग्राम पहले ड्रॉ करके देखेंगे, बाद में देखेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ये 28। यहाँ पर स्पेस कम है, इसीलिए मैं यहाँ पे पंगा नहीं लूंगा, क्योंकि जो भी चैप्टर 8 के क्वेश्चन है, 7th के क्वेश्चन है, ये मिस्टेक के करवा देते हैं अगर हम पेज बार बार टर्न करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके लिए पेज वापस से क्या हमें काम करना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक ए बी सी डी पहले की ट्रेपेजियम है, तो चलिए पहले की ट्रेपेजियम को हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 28 हमारे पास। तो पहले मैंने ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लिया। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसकी टू साइड्स पैरेलल हो और टू साइड नॉन पैरेलल हो। इन्होंने हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि जो एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ठीक है, उसमें जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल होनी चाहिए। तो हमारी जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। फिर बोल रहे हैं कि ई एक मिड पॉइंट है जो लाइन ए डी के ऊपर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लाइन ए डी के ऊपर एक जो हमारे पास एक मिड पॉइंट है उसको ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आएगा ई। नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ई मिड पॉइंट है, ठीक है, हो गया। अ लाइन थ्रू ई, अब हम ई से एक लाइन निकालेंगे, जो लाइन जाएगी वो ए बी के पैरेलल जाएगी, ठीक है। हम एक लाइन निकालेंगे ई से, जो लाइन ए बी के पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाते 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 वो लाइन जो है वो सी डी बी सी लाइन को एफ पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। अब ये जो लाइन है बी सी को एफ के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है जी, ऐसे ही हो गया बिल्कुल। अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो बी सी है वो भी मिड पॉइंट है। ये तो मिड पॉइंट था ही था, एफ के बारे में नहीं पता। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एफ भी मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर 8 आ गया, मिड पॉइंट थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स वो यूज करेंगे। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि हम ए और सी को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन के आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, फिर कॉपी पेस्ट वाला काम चलेगा। पहले हम जस्ट ये वाली ट्रायंगल को देखेंगे जो हमारे काम की है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी। अब ए डी सी में क्या हो रहा है कि ई इज मिड पॉइंट ऑन ए डी। अब पहली बात, ई तो एक मिड पॉइंट है एडी के ऊपर। अब दूसरी बात, जब ये ज्वाइन किया ना तो इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट जी। और दूसरी बात ये है हमारे पास कि जो लाइन ई जी है वो लाइन पैरेलल है, मतलब कि ये अगर ए बी के पैरेलल जा रही थी तो वो लाइन डी सी के भी पैरेलल होगी, बिकॉज डी सी पैरेलल ए बी की था। तो ये हमारे काम की चीज़ है कि जो ई जी लाइन है फिर वो ऑटोमेटिकली डी सी के या सी डी के पैरेलल होगी, बिकॉज ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल थी। अगर ये पैरेलल है तो बस फिर रीजन देयरफॉर माय कन्वर्स ऑफ, या फिर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमारे पास क्या आएगा, जी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट।
ऑन ए सी। यही पार्ट अब हमें वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। पहले हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी, अब हम यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें क्या है कि जो जी है, जी इज मिड पॉइंट, जी इज मिड पॉइंट ऑन, ठीक है, ए सी। देयर फोर बाई, बस यही लाइन लिखते रहेंगे जो हमने यहाँ पे लिखी है। एंड अब जो हमारे पास ये इन्होंने बोला था ना कि जो ई एफ लाइन है ये पूरी की पूरी पैरेलल है, तो मिनटू से जी एफ भी पैरेलल होगी। एंड जी एफ है वो पैरेलल है ए बी की। सो देयर फोर बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो हमारे पास जी एफ मतलब कि एफ लाइन है, एफ है, एफ इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, बस हमारी थ्योरम जो वो प्रूफ होगी, तो हमारा हमें ये यहाँ से भी 3 मार्क्स है वो इजीली मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29, तो उसमें बोला जा रहा है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है 2x + 3y = 12 का। फिर ग्राफ के बाद हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कुछ पॉइंट ऑफ कौन से पॉइंट फाइंड करने हैं हमें, कुछ ऐसे पॉइंट फाइंड करने हैं हुज y कोऑर्डिनेट इज 3 एंड हुज x कोऑर्डिनेट इज -3। चलिए ठीक है, करते हैं फाइंड इसको भी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 है, तो इसमें जो हमें इक्वेशन दे रखी है दैट इज 2x + 3y = 12। ठीक है, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस क्वेश्चन का, तो हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, दूसरी बार हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पे हम x को 0 पुट करेंगे, ये बनेगा 2 × 0 3 × y = 12, 3y 12, तो y की वैल्यू आएगी 4। नेक्स्ट हम y को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 12, फिर 2x आएगा 12, फिर x की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 यहाँ पे। ठीक है, फिर हमें इसका एक बॉक्स बनाना होता है जहाँ पे ये वैल्यू x की है, यहाँ पे ये वैल्यू y की है। x है 0, y है 4, फिर y है 0 और x आया है 6 हमारे पास। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इस क्वेश्चन का, उनमें हमें नेगेटिव पॉइंट भी चाहिए, तो x कोऑर्डिनेट चलिए कोई, ठीक। ये यहाँ पे हम, क्योंकि आपके पास वो ग्राफ होगा वहाँ पे आप इजीली ड्रॉ कर लोगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो y का बड़े से बड़ा पॉइंट हमें 4 चाहिए, x का बड़े के बड़ा पॉइंट हमें 6 चाहिए, तो 6 तक चलते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6, ये आपको बॉक्स के हिसाब से जो पॉइंट है वो लेने होते हैं। लेबलिंग करोगे यहाँ पे, ये है एक्स एक्सिस, ये है आपके पास पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी। यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस एक्स एक्सिस। ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारे पास -1 -2 -3 -1 -2। ठीक है, जो जो हमारे काम के, एक चाहिए x0 y4, तो वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए x6 y0, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। फिलहाल हम इनकी जो लाइन है उसको ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो तो हो गया डन। अब ग्राफ के बाद इन्होंने पूछा है कि हमें y कोऑर्डिनेट 3 चाहिए। अच्छा, इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 12। अगर आपको y की वैल्यू 3 चाहिए ना, तो आप तो y = 3 कर दो, तो ये बन गया 2x + 3 × 3 = 12। 2x 12, ये 3 × 3 यहाँ पे आके 9 होगा, x बनेगा 9/2। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद हमसे इन्होंने पूछा था कि जो x कोऑर्डिनेट है वो -3 होना चाहिए। जो x कोऑर्डिनेट को -3 अब कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x = -3। ठीक है, तो ये बन गया 2 × -3 + 3y = 12, ये बन गया -6 3y = 12, ये बन गया 3y 12 + 6, y = 18/3 करके यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया इसका 6। तो 29th क्वेश्चन हमारा वो भी डन हो गया। ठीक है, अब जो 30th क्वेश्चन है वो तो ग्राफ में से ही है, हम भी कोशिश करेंगे इसको ग्राफ में से सॉल्व करने की। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। ठीक है, इसमें ग्राफ की पिक्चर दे रखी है, बोला जा रहा है कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ को स्टडी करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने हमें बोला है कि देखिए ये तो ईयर है,
बस इसका सेंटेंस बना दो, ये ईयर आगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया इन लैक हेक्टेयर, और ऊपर से देखिए बार ग्राफ दे रखा है, लेकिन किस चीज़ के बारे में दे रखा है तो एक आधा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शुगर केन क्रॉप, मतलब कि गन्ने की फसल। तो अब लिख दोगे कि ये जो बार ग्राफ है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, अबाउट शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन इन डिफरेंट ईयर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा वही है, ठीक है, बड़ा सिंपल सा आंसर था, फ्री के मार्क्स इसमें भी हमारे पास। सेकंड में पूछा गया है इन विच ईयर द एरिया अंडर द शुगर केन, यहाँ पे ये भी हम लिख लेंगे अबाउट एरिया, ठीक है, अंडर शुगर केन, बस ये लिख लो, ठीक है, एरिया अबाउट शुगर केन, अंडर शुगर केन। फिर पूछा जा रहा है इन विच ईयर एरिया हैज द अंडर शुगर केन वाज द क्रॉप मैक्सिमम एंड द मिनिमम, कब मैक्सिमम कब मिनिमम है। देखिए 1990 1982 से लेके 83 तक ये मैक्सिमम है, ये आगे मैक्सिमम वाला, ये आगे जी मिनिमम वाला, ये वाला मिनिमम है और ये वाला मैक्सिमम है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि बताइए जो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। द एरिया अंडर शुगर केन इन द 82 एंड 83 इज द 3 टाइम, बल्कि जितनी प्रोडक्शन यहाँ पे है उसका 3 टाइम यहाँ पे है। यहाँ पे प्रोडक्शन है 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 48, यहाँ पे तो 36 तक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये होगी हमारे पास फॉल्स, ये सही नहीं है स्टेटमेंट, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन है वो भी इसी में से है, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय द ग्राफ, इसमें क्या बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ द राइस, उसमें शुगर के था, इसमें राइस की प्रोडक्शन है, ये खुद कर लेना, इजी क्वेश्चन है। आगे हमें इनके फैक्टराइज करने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6 के, जब हम ऐसे क्वेश्चन के फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस आगे था प्लस 31st क्वेश्चन है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो हमें दो नंबर चाहिए होते हैं, एक तो हमने उनकी मल्टीप्लाई करनी होती है, उसके बाद हमने उनका प्लस या माइनस करना होता है। कैसे पता चलता, फर्स्ट नंबर पहले देखो ये रोल नंबर वाइज बैठे हैं, बल्कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर फिर ओनली एक्स फिर विदाउट एक्स कॉन्स्टेंट टर्म। अगर ऐसे हैं तो फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई कर दो लास्ट से, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट से, मतलब 6x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से, तो आंसर बनता है -36 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई तो ये बने, लेकिन जब मैं उनको प्लस माइनस करूंगा, प्लस या माइनस करूंगा, तो मुझे आंसर चाहिए 5x, ठीक है, वो भी प्लस में। तो कौन से नंबर ऐसे आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक नंबर ऐसा आएगा 9x, दूसरा आएगा 4x। अब 5 तब बनेगा ना जब इनको माइनस किया जाएगा, ये वाला साइन जो यहाँ पे है ये आता है हमेशा बड़े नंबर के साथ, माइनस तब होगा जब दोनों के साइन अलग अलग होंगे, तो इसको चेंज करके बनाना पड़ेगा माइनस में। ये बन गया हमारे पास 5x, ठीक है, रिप्लेस कीजिए 6x स्क्वायर 9x माइनस 4x माइनस 6। अब दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे यहाँ से, ये हमारे पास आ गया 6x स्क्वायर, इसके फैक्टर 6x स्क्वायर, यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे, जब हम इसके फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 9x के हमारे पास फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू एक्स, इनमें से कॉमन आ गया एक एक्स और एक आ गया 3, ठीक है, तो पूरे में से कॉमन आए हैं 3x, बैक स्टार्ट, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2x, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2x, फिर साइन आएगा प्लस का, फिर नीचे हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 का, इन दोनों में से आगे 4x है और यहाँ पे 6 है, 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स 2 इंटू 3, दोनों में से कॉमन आ गया 2 माइनस 2, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2x, अगर बाहर माइनस है तो ये वाला साइन चेंज होता है, ये बनेगा +3, पूरे में से कॉमन आ गया 2x + 3, पीछे बचेगा 3x - 2, बस ये इनके फैक्टर बन गए, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन था, इसमें से भी हमें जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। अभी तक हमारा जो पेपर है वो फुल मार्क्स हमें देते जा रहा है। सेक्शन डी का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी 5 मार्क्स फ्री के देगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें बोला क्या गया है कि हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पे पॉइंट एक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है, और वाई रेशो जेड 3:7 दे रखी है, हमें एक्स फाइंड करना है। मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाऊं, अभी सेक्शन डी हमारा स्टार्ट हो चुका है, 5 मार्क्स पे हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 3 लाइन्स है, लाइन ए बी, लाइन सी डी, लाइन ई एफ, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन मतलब कि कट करते जा रही है, ठीक है।
यहाँ पे पॉइंट ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया। तो यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे वाई आ गया, यहाँ पे जेड आ गया। हमें जेड एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। रेशो दे रखी है वाई रेशो जेड, दैट इज 3:7। ठीक है। जब अच्छा ये मेंशन है कि जो लाइन ए बी है, ये हमें मेंशन दे रखा है कि जो लाइन ए बी है ये पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के। जब भी लाइन पैरेलल होती है तो हम हमेशा अल्टरनेट एंगल या जेड को ढूंढते हैं कि जेड कहाँ पे बन रहा है। तो वो ढूंढने से पहले जब भी रेशियो आएगी तो उसका भी कॉन्सेप्ट, उसके साथ हम एक्स लगाते हैं। एक्स पहले से है तो हम यहाँ पे एम लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लेट एंगल वाई इक्वल टू 3m, एंगल जेड इक्वल टू 7m। ठीक है। इनको हम यहाँ पे लेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, वाई जेड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक्स और जेड का रिलेशन है। यहाँ पे एक जेड बन रहा है। अगर जेड बनता होता है ना तो वो वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो एंगल एक्स है वो एंगल जेड के इक्वल आएगा। रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जेड पता है कि जेड 7m है, तो एक्स भी आएगा 7m। चलिए एक्स 7m आ गया। अब एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन है। यहाँ पे ये को इंटीरियर एंगल है, तो इनका जो सम है वो हमारे पास 180 बनता है। रीजन है को इंटीरियर एंगल। तो एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 7m, वाई की वैल्यू दे रखी है 3m इक्वल टू 180, 10m इक्वल टू 180, m की वैल्यू आएगी 18। तो x हमारे पास आएगा 7m, 7 इंटू 18 करके 126 डिग्री। z की वैल्यू हमारे पास आएगी, x क्या था हमारे पास, अच्छा हमें x ही फाइंड करना था, बस हो गया फाइंड हमारा। ये 5 मार्क्स है। इसके साथ एक चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से है। इसमें अगर हमें एक्स वाई जेड फाइंड करना हो वो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। एक निका मार लेते हैं क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना हमारे फुल मार्क्स कम होने से। ठीक है। डायग्राम बनाएंगे पहले। यहाँ पे लाइन ए बी है, यहाँ पे लाइन ई एफ है, यहाँ पे दोनों लाइन आपस में ज्वाइन है, बीच में से एक लाइन और जा रही है और इनको ये लाइन यहाँ से ऐसे कट करते जा रही है। पॉइंट ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, बी आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि ये वाला एंगल z है और ये वाला एंगल 55 है और ये दे रखा है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये दोनों लाइंस ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल है, अगर कभी भी हमारे पास एक लाइन ए बी है और एक लाइन ई एफ है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो यहाँ पे बनने वाले एंगल का सम 180 होगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर। एंगल ए 90 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180। ए 90 है तो ई आएगा हमारे पास 180 में से 90 माइनस कर दो तो ये भी हमारे पास आएगा 90 डिग्री। ठीक है। ई हमारे पास आ गया 90। तो अब अगर ई 90 है तो ये वाला एंगल ई तो इक्वल है हमारे पास z प्लस 55 के। इसको हम लिखेंगे 90 इक्वल टू z प्लस 55। 55 यहाँ पे आके हमारे पास माइनस हो जाएगा तो z हमारे पास आ जाएगा 35। फिलहाल एंगल z तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना है यहाँ से एंगल y। अब देखिए अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, फिर से वही बात, अब ये पैरेलल आपस में तो ये वाले को इंटीरियर हो गया, अब इनका सम 180 आएगा। तो अब मैं लिखूंगा y प्लस 55 इक्वल टू 180। रीजन है को इंटीरियर एंगल, बिकॉज जो लाइन हमारे पास यहाँ पे पॉइंट डी है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट हमारे पास ई एफ है, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहाँ पे लिख लेते हैं एच। जो लाइन डी जी है वो पैरेलल जा रही है हमारी ई एफ के, इसीलिए तो इस लिहाज से जो वाई है वो 180 में से 55 को माइनस कीजिए, वो हमारे पास आएगा 125। ठीक है। वाई 125 आ जाएगा। अब रह गया एक्स एंगल फाइंड करना है। एक्स कहाँ पे, एक्स यहाँ पे है। फिर हम इन दोनों की उठाएंगे बस यहाँ पे। ठीक है। अब हम लेंगे कि एक हमारे पास लाइन बी एच है, एक लाइन हमारे पास ई एफ है, ये बी एच है, ये वाला एंगल एक्स है, ये वाला एंगल 55 है। अब इन दोनों का सम फिर से, अच्छा जरूरत नहीं है देखने की, देखिए दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, एक्स और वाई कोरोस्पोंडिंग होगी। इसको हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू वाई कोरोस्पोंडिंग एंगल, जिस वजह से हमारा जो एक्स है वो वाई की इक्वल बिंदु से 125 डिग्री की इक्वल आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33rd क्वेश्चन। ठीक है।
ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। इसमें बोला गया है द हाइट ऑफ अ कोन एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 14 सेंटीमीटर। हमें एक इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है, हमें एक इसका वॉल्यूम निकालना है, उसके बाद हमें इसका सी एस से निकालना है, फिर हमें इसका टी एस से निकालना है। देखिए सारा कुछ बड़ा ही आसान है। तो कौन वाली एक्सरसाइज से ही आ गया क्वेश्चन। तो चलिए अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। अगर यहाँ पे ये हमारे पास ऐसे कौन होता, ठीक है, हम देखेंगे एक तो इन्होंने इसमें एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है और एक स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। हाइट इन्होंने हमें पहले बोली है, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने हमें डायमीटर बताया था, डायमीटर बोला था कि हमें 14 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर हमारे पास 14 है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास आएगा 14 का हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा। स्लांट हाइट निकालनी है। स्लांट हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है आर स्क्र प्लस एच स्क्र। तो आर का स्क्वायर इंटू से 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 49, और यहाँ पे हमारे पास बन गया 576, और ये बन गया 625। फिर जब हम एल का यहाँ पे 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलिए वेरी फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर आगे हमें इसका सी एस सी निकालना है। सी एस सी का फॉर्मूला था पाई आर एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर इज 7, एल हमने अभी अभी फाइंड कर रखा है 25। कटिंग करेंगे 550 सेंटीमीटर की। फिर आगे हमें इसका फाइंड करना है टी एस से। उसका फॉर्मूला था पाई आर आर प्लस एल। तो 22/7 इंटू 7, आगे 7 प्लस एल अभी फाइंड हुई है 25 है जो कि, तो ये आएगा 22 इंटू 32। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 64407, ये हमारे पास आंसर आएगा। लास्ट हमारे पास रहेगी इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। उसका फॉर्मूला हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके लिए यहाँ पे आएगा 1/3 22/7, आर है 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 7 कैंसिल, 8 3 जार 24। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 56 की अगर हम करेंगे 22 से 112, तो बनेगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बस वॉल्यूम अगर फाइंड किया तो क्यूब आएगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट में सेंटीमीटर्स के जो एरिया है उसमें स्क्वायर आएगा, जब साइड फाइंड की तो उसमें ओनली सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो 33rd क्वेश्चन है, 5 मार्क्स यहाँ से भी हमारे पक्की होगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आगे वाला, वो दोनों क्वेश्चन है हीरोज फॉर्मूला से। एक क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 3:5:4, 3:4:5, और इसका पेरीमीटर है 144। बिल्कुल एनसीईआरटी से क्वेश्चन रिलेट कर रहा है हमारा। तो इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले लेट, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले लेट जो हमारे पास फर्स्ट साइड है जिसको हम लेट करते होते हैं ए, ठीक है। फिर आएगी सेकंड साइड जिसको हम लेट करते हैं बी। फिर आएगी थर्ड साइड जिसको हम लेट करते हैं सी। जो फर्स्ट साइड है वो है 3x, सेकंड साइड है 4x, नेक्स्ट साइड है 5x, ठीक है। अब क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी तीनों का सम, वो गिवन दे रखे है 144। तो यहाँ पे आएगा 3x 4x, आगे आएगा 5x। तो ये आ गया 144, ये हमारे पास बनेगा 12x। x और 144 की कटिंग, तो यहाँ पे x हमारे पास आएगा 12। अब इसके बाद जो हमारे पास a है फर्स्ट साइड है वो आएगी 3 × 12 करके 36 सेंटीमीटर। जो b है वो हमारे पास आएगी 4 × x, 4 × 12 करके 48 सेंटीमीटर। c है वो है 5 × 12, ठीक है, तो वो आएगी 60 सेंटीमीटर। बस अब साइड्स आ गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना आना चाहिए, वो हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, पहले तो सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये पेरीमीटर हमें ऑलरेडी दे रखा था, चाहे फिर से करूँ वो भी इतना ही आंसर आएगा, दैट वाज 144। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 144 का हाफ वो है 72। फिर आगे 72 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसमें उसका फॉर्मूला था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सबका स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी एस यहाँ पे आएगा 72, फिर 72 में से ए मतलब इंटू से 36 माइनस करेंगे, 48 माइनस करेंगे, 72 में से 60 को माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये रहा 72, 36
आगे हमारे पास आएगा 24, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 12। जब अब हमने इनके ना सबके 6 के डबल पे फैक्टर बना लेते, इसको लिखेंगे 12 × 6, इसको लिखेंगे 12 × 3, इसको लिखेंगे 12 × 2, इसको लिखेंगे 12। तो एक 12 कॉमन आ गया, फिर दूसरा 12 कॉमन आ गया, तो ये बन गया 12 × 12, रूट से ये तो बाहर आ गया। अब जो अंदर बचा है 6, 6 को लिख लो 2 × 3, यहाँ पे ओनली 3 है, तो ये वाला 2 भी बाहर आ गया। 2 × 3 है, यहाँ पे 3 था ना, तो ये वाला 3 भी बाहर आ गया। तो ये बनेगा 144 × 3 √2। अगर 144 के हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 12 3 4 32 √2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर आ जाएगा। इसके साथ एक 5 मार्क्स में हमारे पास एक ऑप्शन वाला क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ने फाइंड करना है। अभी ट्रायंगल का था, अभी क्वाड्रिलेटर का आ गया। ये भी हीरोस फॉर्मूला से क्वेश्चन हमारा रिलेट करेगा। इसमें हम ये देखेंगे कि इन्होंने हमें बोल दिया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड कीजिए जिसका नेम है ABCD, और जिसमें एंगल ABC मीन टू से एंगल भी 90 है। तो जहाँ पे भी हमने B पॉइंट रखना है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर इसको भी ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास B आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये मैंशनड है। फिर जो BC है वो 40 मीटर, ठीक है। फिर जो AB है वो 9 मीटर। फिर जो हमारे पास CD है वो 15 मीटर, और जो AD है वो 28 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है, क्वाड्रिलेटरल निकालना ही नहीं आता। बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्या करते हैं हम, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ये AC को ड्रॉ कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर हमें दो साइड से पता है तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा के थर्ड साइड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वो करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, देयरफॉर जो AC का स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल आएगा AB मीन टू से 9 का स्क्वायर और प्लस 40 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 81, और यहाँ पे हम इसको आगे लिखेंगे 1600। फिर ये हमारे पास बनेगा 1681। AC का स्क्वायर था तो यहाँ पे आके स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब देखना है किसका स्क्वायर रूट हमारे पास बन के आएगा, या तो 41 का 14। इसका जो स्क्वायर रूट है वो 41 होता है, ठीक है। अगर आपको चेक करने तो आप इसके ऐसे फैक्टर बना के देख लेना। वैसे मैंने अपनी कैलकुलेशन से देख लिया कि 41 ही आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। अब ये वाली साइड तो आ गई 41, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो पता ही है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो 90 डिग्री के साथ दो लाइन को कनेक्ट कर रही है, एक बेस होती है एक हाइट होती है। ये रहा 90 डिग्री, इनमें से एक बेस है और एक हाइट है। किसी को मर्जी बेस हाइट मान लो, 9th क्लास में आप 10th में देखेंगे कौन सी बेस हाइट पर्टिकुलर होती है। तो ये आ गया बेस 40 और ये वाली हाइट आएगी 9। कटिंग करेंगे 20 तो आंसर आएगा 180 मीटर स्क्वायर। फिर अभी तो ये वाला इतना सा पोर्शन है, अब इसका एरिया कैसे आएगा। तो देखिए ये वाली साइड 41 आ गई, तो इसको मान लो A 41 है, B को मान लो 15 है, ठीक है, C को मान लो 15 मीटर और C को मान लेते हैं 28 मीटर। वैसे ही हम पहले जैसे हीरोस फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाएंगे, वो आएगा S = A + B + C/2। 41 15 28/2। जब प्लस करेंगे इनका 56 56 64 84/2, तो ये बनेगा कटिंग करके 42 मीटर सेमी पैरामीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल S S-A S-B आगे आएगा S-C। यहाँ पे S की वैल्यू है हमारे पास 42, फिर यहाँ पे आएगा 42 - 41 42 - 15 42 माइनस ये कौन सी साइड थी 28 थी, है ना। तो यहाँ पे आएगा 28, सारे के ऊपर शेड डालेंगे, इसके रूट डालेंगे 42। यहाँ पे आ गया माइनस करके 1, आगे आ गया 27 और आगे आ गया 14। फैक्टर बना लेते हैं जी। 42 के फैक्टर देखो 14 के हिसाब से कर लेते हैं स्प्लिट इसको, ये बन गया 3 × 40। 1 को छोड़ दो, 27 को लिखो 3 × 3 × 3, इसको लिखो 14। एक 14 कॉमन आ गया, फिर ये वाला 3 कॉमन आ गया, फिर ये वाला 3 कॉमन आ गया, सारा कुछ बाहर आ गया। 14 9 ज़ार, ये बनेगा 126 मीटर स्क्वायर। अब ये इसका एरिया है 126 मीटर, है ना। इसका एरिया आया है 126, इसका एरिया आया है 180। तो पूरे का एरिया क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे बस हम।
यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD 180 प्लस 126, तो ये बनेगा हमारे पास 306 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया। बस अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया। हमारे अभी तक के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन वो भी सारे सही होते जा रहे हैं। तो ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि हमने इनके फैक्टराइज करना इस टर्म को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन से क्वेश्चन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो है एक्स क्यूब, फिर उसके बाद आगे है प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 11x प्लस 6। ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई, जिसको इसमें पुट करके आंसर 0 आए। वो जो नंबर है वो ये कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 है तो 6 पहले, अगर हम यहाँ पे देखो सारे टर्म पॉजिटिव है तो कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करके तो 0 नहीं बन पाएगा। तो हम रैंडमली चेक करते हैं, पहले -1 फिर -2 फिर -3 -4, कभी ना कभी 0 बनेगा। मैंने माइंड में चेक कर लिया -1 से 0 बन रहा। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे लिखते हैं पुट x इक्वल टू -1। जब x की जगह पे -1 पुट किया गया, ये बनेगा -1 का क्यूब, 6 इंटू -1 का स्क्वेयर, 11 इंटू -1 प्लस 6। -1 का क्यूब होगा -1, ये होगा +6 -11 प्लस 6। 6 प्लस 6 बन गया 12, -12 इक्वल टू 0। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने x को -1 पुट किया है ना, अब -1 जब यहाँ पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। -1 यहाँ पे आएगा तो ये बन गया x+1। हम लिखेंगे x+1, जो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, पी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। तो अभी हमें इस पूरी टर्म को x+1 से डिवाइड करना है। तो ये क्वेश्चन इसी के साथ चल रहा है। पहले हम पी ऑफ एक्स को इसके अंदर लिखेंगे x³ 6x स्क्वायर 11x प्लस 6। बाहर हम यहाँ पे लिखेंगे x+1। देखिए पहले x³ बनना चाहिए। इस नंबर की मल्टीप्लाई किससे करें कि x³ बने, x स्क्वायर से कर देते। ये बनेगा x³ और ये बनेगा +1x स्क्वायर। अब इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, हमेशा से साइन चेंज करने हैं और हर बार वेरी फर्स्ट टर्म कैंसिल होनी चाहिए। 6 में से 1 गए, 5x स्क्वायर, ये वाली टर्म नीचे आएगी, प्लस 11x। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 बनना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे +5 के साथ, फिर x एक बार है, 2 बार है, एक बार x भी चाहिए, 5x स्क्वायर, फिर +1 के साथ करेंगे, ये बनेगा 5x माइनस माइनस, ये कैंसिल होगी, 6x, ये वाली टर्म नीचे आएगी, ये बन गया +6। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बनेगा, 6x प्लस 6 बन गया, माइनस माइनस, पूरी की पूरी टर्म कैंसिल होगी, मिनटू से हमारी लॉन्ग डिवीजन सही जा रही है। अब हमने इस ये वाली टर्म को मतलब कि फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, इसको हम पहले कर चुके हैं, जो हमारे पास सेक्शन सी में क्वेश्चन आया था। मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 6, प्लस माइनस करके चाहिए 5। ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +6 आएगा, जब प्लस माइनस करेंगे तो आंसर +5 आएगा। तो वो फैक्टर बन गए 3 and 2 और दोनों प्लस के आगे। ठीक है, तो 5 को रिप्लेस करेंगे, +3x प्लस 2x और 6 एज इट इज़। दोनों में से नंबर कॉमन आएगा x, यहाँ पे बचेगा x+3, दोनों में से प्लस का साइन है, नंबर कॉमन आएगा 2, यहाँ पे बचेगा x+3, पूरे में से x+3 x+2 कॉमन आ गया। बस अब लास्ट स्टेप हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन ये नाउ फाइनली हमारे पास, ठीक है, जो हमने पी एक्स के फैक्टर बनाए हैं, एक फैक्टर आया है x+1 जिसके साथ डिवाइड किया हमने। ठीक है, x+1। दूसरा फैक्टर हमारे पास ये वाला आया था, जब इसको स्प्लिट किया तो हमारे पास ये वाले दोनों टर्म आ गई, तो हम लिखेंगे x+3 x+2। अब किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, इसका कोई फंडा नहीं होता, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। सेक्शन डी भी हमारा खत्म हो गया। तो अभी लास्ट सेक्शन बचा हमारा केस स्टडीज का, जो कभी कभार बहुत आसान होता है, कभी कभार बच्चों को परेशानी फील करनी पड़ती है इन चीज़ों में। 10th में तो केस स्टडीज काफ़ी आसान आती हैं। ठीक है, 9th में बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो कभी कभार कुछ दिक्कत आ जाती है। देखते इसमें क्या बोला जा रहा है हमें। अब ये जो केस स्टडी है ना, बस इसको एक बार समझने की जरूरत है तो काफ़ी आसान है। बच्चों को फर्स्ट टाइम पढ़ के दिक्कत आएगी, लेकिन जब मैं इनको समझा दूंगा बोलेंगे बस एग्जाम में यही आ जाए। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो रेन वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज ए टेक्नोलॉजी दैट कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर ह्यूमन यूज। मतलब कि कुछ लोग हैं जो बारिश का पानी है उसको यूज़ करते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी हार्वेस्टिंग के लिए और यूज़ करने के लिए। अनूप कोई भी लड़का है, ठीक है, उसने डिसाइड किया कि वो रेन वाटर से हार्वेस्टिंग करेगा। ही कलेक्टेड रेन वाटर इन द अंडरग्राउंड टैंक
एट द रेट ऑफ 30 सेकंड क्यूब पर सेकंड, मतलब कि वो जैसे अब ये बारिश आ रही है तो ये उसकी छत है, उसकी छत पे जो भी पानी जमा होगा वो उसने के टैंक खुदवा दिया, ये सारा पानी पाइप से उसके अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? 1 सेकंड में, ठीक है, 30 सेकंड यूनिट पानी जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। जब 2 सेकंड हो जाएंगे तो कितना पानी चला जाएगा? 63 हो जाएंगे तो कितना चला जाएगा? 90। तो ऐसे पानी जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर्म्ड इफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन द एक्स सेकंड। अब 1 सेकंड में 30 है, 2 में इतना, 3 में इतना, तो एक्स सेकंड में कितना वाटर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जितने सेकंड, देखिए 30 इंटू हमें टाइम से मल्टीप्लाई करनी है, कितने सेकंड की हम बात करना चाह रहे हैं, हम 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, एक्स सेकंड की बात कर रहे हैं, तो एक्स सेकंड तक जाएगा। और फिर आगे बोला गया है इज टेकन एज वाई सेंटीमीटर क्यूब, और मानना ये है कि जो वाटर है वो वाई यूनिट आ चुका है। तो फर्स्ट का आंसर हम ये लिखेंगे कि जितना पानी आया है मतलब कि वाई वो इक्वल है 30 इंटू एक्स के इक्वल। 30 कहाँ से उठाया? ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये फ्लो का रेट है। एक्स क्यों आया? ये टाइम है। वाई कितना आ गया कि जितना पानी भर गया उसकी क्वांटिटी को क्वेश्चन में बोला गया है, उसकी टाइम। तो फर्स्ट का आंसर इतना आसान है, बस आ गया। सेकंड में बोल रहे हैं राइट द क्वेश्चन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी क्वेश्चन होती थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मीन टू से पहले एक्स की टर्म, फिर वाई की टर्म, फिर कॉन्स्टेंट, फिर इक्वल टू जीरो। इसमें से एक्स, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 30x, वाई को दूसरी तरफ बुला लेंगे, है ना, 30x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब जो टर्म मिसिंग है उसको जीरो लेट करते होते थे, 30x माइनस वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये वाली। ये इसका फाइनल आंसर है। दोनों पार्ट हो गए। थर्ड में आइए, हाउ मच वाटर विल बी कलेक्टेड इन 60 सेकेंड। पानी आ रहा है वाई यूनिट के इक्वल, तो 30 इंटू 60 सेकेंड में कितना पानी आएगा? 60 सेकेंड में पानी आएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1800 सेंटीमीटर की वाटर आ जाएगा। अब ना फर्स्ट पार्ट का ये वाला एक सब पार्ट रह गया था, इन्होंने इक्वेशन तो बता दी, इन्होंने बोला था ये भी बताइए कि 2 घंटे में कितना पानी आ जाएगा। देखिए हमारे पास यूनिट सेकंड की है, पूछिए आवर में रहे हैं। तो जो फर्स्ट का आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपको 2 आवर के लिए पानी चाहिए तो आप देखिए पहले तो 2 आवर में, तो हम क्या करेंगे, इन आवर को पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 2 आवर में इंटू से 2 इंटू 60 मिनट हो गए, फिर 60 मिनट को 60 सेकंड में कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, बस ये हो गया। तो वाटर कितना आएगा? y इक्वल टू, ये इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं कि 2 घंटे में कितना पानी आएगा, 30, क्योंकि 30 की स्पीड है, इंटू 2 इंटू 60 इंटू 60, 3 टू ये भी हो गया 216, साथ में 30 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वाटर जो है वो जमा हो जाएगा। ये फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर है। अब आगे ये था कि 60 सेकंड में, चलो ये भी हो गया। ऑप्शन वाला पार्ट है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कलेक्ट 900 सेंटीमीटर की वाटर। इक्वेशन ये थी ना कि इसमें से x क्या है? सेकंड, ये क्या है? पानी की क्वांटिटी, ये बता दी कि 900 है। अभी आपको टाइम मतलब कि सेकंड निकालने हैं, तो बस 30 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास बनेगा 900/30 इक्वल टू x। तो इसका आंसर आएगा 30 सेकंड का टाइम ये लगाएगा इतना वाटर कलेक्ट करने के लिए। देखिए वेरी फर्स्ट केस स्टडी थी जो हमारी कंप्लीट भी हो गई, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगा इसके लिए। नेक्स्ट 37th हमारे पास सेकंड लास्ट जो केस स्टडी है, ठीक है, उसमें बोला गया है कि एज शोन इन द विलेज ऑफ द सूर्या देयर वाज ए बिग पोल पीसी। डायग्राम नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोल है जिसका नेम है पीसी। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है वो पी है, ठीक है, पी से एक पोल है। तो पीसी पोल के बाद क्या हो रखा है कि दिस पोल वाज टाइड विद द स्ट्रॉन्ग वायर ऑफ 10 मीटर लेंथ। इसको एक 10 मीटर की लंबी रस्सी के साथ बांधा गया है, वायर के साथ, सॉरी तार के साथ बांधा गया। पोल ये था, ये जमीन का पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जमीन से कहीं किसी भी पॉइंट से तार को बांधा गया है। फिर क्या हुआ, वंस देयर वाज ए बिग स्पार्क इन दिस ऑन दिस पोल। इसमें बहुत बड़ा मतलब कि स्पार्क हो गया, ठीक है, जिस वजह से 10 वायर गोट डैमेज वेरी बैडली, जो वायर है वो खराब होगी। एनी स्मॉल फॉल्ट वाज यूजली रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द रोप। जो कोई भी अगर छोटा मोटा फॉल्ट होता है तो उसको रोप के साथ ठीक कर देते हैं। विच नॉर्मल बोर्ड इलेक्ट्रिशियन वर कैरिंग ऑन द बाईसाइकिल, जो अपने बाईसाइकिल के साथ वो लेके आते हैं। दिस टाइम इलेक्ट्रिशियन नीड ए staircase of 10 मीटर सो दैट इट कैन रीच एट अ पॉइंट पी ऑन द पोल। अब इस बार क्या हुआ कि क्योंकि फॉल्ट बड़ा है तो जो भी इलेक्ट्रिशियन है उसको एक स्टेयरकेस चाहिए जिस जो 10 मीटर का है, ताकि वो पॉइंट पी तक, मतलब कि वो यहाँ तक पहुँच सके, ठीक है।
और आगे बोला है, और जब ये वो यहाँ तक पहुंचेगा तो वो जो एंगल है ना उसके बाद जो 10 मीटर की जो स्टेयरकेस है तो ये भी 10 मीटर की होगी। ठीक है, तो इसकी जो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि जब यहाँ से वो एंगल मतलब 60 डिग्री बन रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी सी मतलब कि ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, वो ट्रायंगल बी पी सी वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आएगी, डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट आएगी। कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी। पहले तो आपको ये डायग्राम बनानी है एग्जाम में, ठीक है ना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कौन कौन से पार्टिकुलर है, एक तो पी सी इक्वल टू बी सी दोनों में है, ये कॉमन है। फिर ये जो पोल होता है ना ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, क्योंकि स्ट्रेट होता है वर्टिकल होता है। तो मिनटू से एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे पास ईच 90 डिग्री का मतलब कि यहाँ पे एंगल बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पी सी, हाँ जी, ईच एंगल जो सी है वो हमारे पास 90 है। फिर जो ए पी लाइन है हमारी, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर है, ये हमें बोल दिया गया है। तो ए पी और बी पी दोनों की 10 मीटर लेंथ है, तो ये गिवन है हमें कि दोनों इक्वल हैं। बस इस वजह से जो ट्रायंगल ए पी सी है हमारी और जो दूसरी ट्रायंगल है हमारी बी पी सी वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन सी प्रॉपर्टी के साथ कॉन्ग्रुएंट होगी, इसमें एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस और एक साइड है। तो आर एच एस प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन हो गया। सेकंड में बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब एक्स कहाँ पे, एक्स ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 60 है, तो अपने आप एंगल फाइंड हो जाएगा। तो ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए पी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए पी सी उसमें एक एंगल जो ए 60 है, सी 90 है, पी एक्स है वो हमने फाइंड करना है। तीनों का सम है 180 आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के साथ। तो एक्स आ गया 180, ये 150 बनेगा, माइनस किया तो एक्स आ जाएगा 30 डिग्री, ये फाइंड हो गया हमारे पास। ठीक है, जब हमने एंगल पी बी सी फाइंड करना है, पी बी सी क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी किसके इक्वल आएगा, वो भी एक इक्वल आएगा। तो आप इसको लिख सकते हो, जो एंगल ए है बी है वो एंगल ए के इक्वल आएगा बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। तो एंगल बी हमारा बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ए बी जो है हमारा वो 60 डिग्री का ही था। जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो सिमिलरली y भी आ जाएगा हमारे पास, y आएगा x के जितना 30 डिग्री, बिकॉज जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल थी, ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थी। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया इनको। ठीक है, तो ये वाली केस स्टडी में फ्री के मार्क्स मिल गए, चैप्टर 7 में से ही हमारे पास क्वेश्चन बन के आया था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए हमारे पास, लास्ट केस स्टडी रह गई। अब देखते हैं अभी हमारे फुल मार्क्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखिए फिर लास्ट केस स्टडी में क्या बोला गया है, ये बोल रहे हैं वाइल डस्टिंग अ मेड, कोई भी मेड है वो सफाई कर रही थी, फाउंड अ बटन हुज अपर फेस इज ऑफ रेड कलर, जिसका जो अपर वाला फेस है वो रेड कलर का है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए एक तो बटन में एक सर्कल आ गया, ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर जो 4 डिजाइन बना रखे हैं, ऐसे 4 सर्कल है, ये वाले सर्कल आ गए। तो बोला ये गया है कि ये जो दोनों मतलब कि 4 आइडेंटिकल सर्कल है और एक बड़ा सर्कल आ गया, तो इसका रेडियस होगा उसको कैपिटल आर लिख लो, इसका जो रेडियस होगा उसको हम स्मॉल आर लिख लेते हैं। तो इनमें क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप क्या है, जो बड़ा रेडियस, बड़ा क्या मतलब कि इन्होंने हमें आगे बोला था डायमीटर ईच ऑफ द स्मॉलर आइडेंटिकल सर्कल, ठीक है, जो डायमीटर है ईच आइडेंटिकल मतलब कि जो आइडेंटिकल सर्कल है उनका जो डायमीटर है वो 1/4 डायमीटर इसके डायमीटर के बराबर आ रहा है। मीन टू से जो इसका डायमीटर होगा और जो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, जो बटन के अंदर सर्कल है जो उसका डायमीटर है, दोनों में 1/4 का रिलेशन है, तो रेडियस में भी 1/4 का ही होगा, सिंपल सी बात है। फिर डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल हुज रेडियस इज 16 सेंटीमीटर। अब जो बड़ा सर्कल है उसका जो रेडियस है हमारे पास वो 16 है। फर्स्ट पार्ट में एक तो हमें एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल फाइंड करना है। स्मॉलर सर्कल मतलब कि इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कैसे आएगा, जो रेडियस है वो बड़े सर्कल का 1/4 पार्ट है, वो 1/4 ऑफ 16 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये बन गया पाई इंटू 4 ठीक है। अब इसको अगर हम 22/7 लिखें या 3.14, वो चलिए देख लेंगे, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो 22 इंटू 16/7 ही लिख लेते हैं, 32,253/7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास। अब फिर हमें एरिया ऑफ लार्जर सर्कल फाइंड करना है। लार्जर सर्कल मतलब कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर का जो रेडियस है दैट इज 16 इंटू 16,
जब हम 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 256। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 512 2365/7 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास सेकंड सर्कल का रेडियस आ गया। फिर हमें फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ ब्लैक कलर रीजन। एरिया ऑफ ब्लैक कलर, अभी क्योंकि ये डायग्राम है जो वो ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। ब्लैक कलर रीजन का मतलब क्या होगा कि अब ये तो एक बटन है, ठीक है। अब बटन के बीच में ये होल हो रखे हैं, तो जितना भी ये बाकी कलर बचा हो वो सारा एरिया फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा हमारे पास, थर्ड का अगर हम पार्ट देखेंगे तो वो फाइंड होगा हमारे पास अगर हम पूरे के पूरे पहले तो एक सर्कल एरिया ऑफ लार्जर सर्कल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, वो है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर ये जो छोटे छोटे सर्कल है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब बड़े का एरिया फाइंड किया वो यहीं कहीं पे फाइंड किया था, अभी फाइंड किया 5632/7, ठीक है, -4। जो स्मॉल पाई आर स्क्वायर जब हमने इसका एरिया फाइंड किया तो वो था, इसको 4 से मल्टीप्लाई 352/7, ठीक है। बस फिर दोनों का माइनस कर देंगे और क्या है 5632, ये बन गया हमारे पास 1200 1400 1408। माइनस किया जब इनका 2424, ठीक है। लगभग इतना ही बनना चाहिए आंसर इसका, जहाँ तक मेरे अगर बाकी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होगा वो हम चेक कर लेंगे। 4224, ठीक है, इतना ही आना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला हमारे पास इनका एरिया आ गया। लास्ट को पार्ट अभी फिलहाल हमारा, वैसे तो भी यहाँ तक हमारे फुल मार्क्स आने चाहिए, अगर फिर भी कोई स्टडी में कहीं पे प्लस माइनस का की कोई मिस्टेक हो रही है तो रिस्क नहीं लेना, लास्ट रह गया बस वो भी कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, जो एक सर्कल होता है जब हम उसके पिज्जा के 4 पीसेस करते हैं, 4 पीसेस, तो हर एक पीस को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ग्राफ में होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो एरिया क्वाड्रेंट कैसे निकलता है, बस आपने सर्कल, क्योंकि स्मॉलर सर्कल है यहाँ पे बोला गया, तो उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल सर्कल का एरिया हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है 352/7, ठीक है। अगर इनकी कटिंग हो रही है तो कर देते हैं 8, यहाँ पे फिर से 8, यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ पे तो 7 है ना, तो 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। तो फाइनली ये जो हमारा सैम्पल पेपर था वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। थैंक यू सो मच।